ये होता था। वो ये होता था। ये मजे की बात है। वो भी अच्छा। ऑनर ड्रिवन कंपनी थी, इवन के हाँ, स्टीव जॉब्स तो यार बहुत बड़ा विजनरी सर, था ना। ये जो है एलॉन मस्क, हाँ, ये कहते हैं ऑनर ड्रिवन कंपनी। ये भी ठीक ठाक किस्म का जो है ना ऑनर ड्रिवन है, लाइक ये हर चीज में घुसा हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ऑनर ड्रिवन कंपनी है ना, उसके अंदर भी अगर आप अपने जो टीम है उसको एम्पावर नहीं कर रहे और उनकी चीजों को, लाइक उसमें आपको अपनी मैम मारनी पड़ती है ना, बॉस ऐसे ही जो है। होता है ना वो एग्जैक्टली वो यही कर रहा होता है कि मुझे ये काम करना है। तो इसके अलावा और काफी सारा है। अगर आप देखो तो जो फाउंडर्स हैं वो मतलब उनकी अपनी जो उनका विजन होता है ना वो बेसिकली अच्छे मेंटोर भी होते हैं। ठीक है। फाउंडर्स आपकी अगर एक कंपनी को चला रहे हैं तो उसकी काफी सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। डिसीजन मेकिंग में काफी तेजी से हो सकती है। किसी भी कंपनी टाइप में बेस्ट नहीं होता, लेकिन पाकिस्तानी डेवलपर्स ये समझते नहीं, इसलिए 2-3 साल में जॉब जॉब चेंज करते हैं। प्रॉब्लम कंपनी में नहीं, तुम्हारी सेल्फ अवेयरनेस में है। ईमान भाई, आप इस बारे में अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो प्लीज हमारे साथ शेयर करें ना। बिल्कुल सही कहा है अली, सेल्फ अवेयरनेस। बेसिकली जब आप जॉब लेने जाते हैं तो आपको जो है ना वो बस एक प्रेशर होता है कि ओ हो नौकरी लबड़ी चाहिए। जो है ना जिस्म पे बहुत शदीद दुख रहा है, खारिश हो रही है, ड्रग मिलनी चाहिए, सैलरी वाली सैलरी आनी चाहिए। ठीक है ना जी। घर वालों का प्रेशर, अब्बा कहना और तेनू पढ़ाया लिखाया किस वास्ते हुए तू नौकरी नहीं लभदा। सही बात। ठीक है जी। अम्मा कहती है वो खर्चे बड़े वध गए न, अगले महीने ना दुध मुक्या है, दुध किधरू आसी, ग्रोसरीज किधरू आसन। तो इन सारे प्रेशर के अंदर आकर बंदा जो डेटा ड्रिवन डिसीजन होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं। अच्छा, जब आप इंटरव्यू देते हैं ना अली तो आपको बस एक खौफ होता है, फियर होता है कि यार कंपनी की हमें रिजेक्ट ना कर दे। ठीक है। तो लेकिन आज तक किसी माई के लाल ने इंटरव्यू देने के बाद कंपनी को रिजेक्ट किया? और नहीं सर, नहीं किया होगा। तो वो उसकी रीजन यही है कि फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा होती है कि, और डेस्परेशन इतनी ज्यादा होती है कि अगला कहता है कि यार आन दो बस, जो कुछ आन भी दो, आ बस रहा है। कुछ आ रहे हाँ, हैं ते आन दो और सारा कुछ। तो एग्जैक्टली। वो फिर उसके फायदे जो हैं वो फिर जो आगे आपका एम्प्लॉयर होता है वो भी बहुत उठाता है। एग्जैक्टली। या तो जो कंपनीज के हवाले से जो टॉपिक है आज का वो वही है कि कंपनी की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। कुछ होती हैं ओनर ड्रिवन कंपनीज, कुछ होती हैं कॉरपोरेट सेक्टर प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज, और एक तीसरी टाइप होती है टीम ड्रिवन कंपनीज। ठीक है। तो मेजरली ये तीन ही है। बाकी ये है कि चौथी हाइब्रिड भी होती है जिसमें प्रोसेस और हाइब्रिड या ओनर और टीम, वो इस तरह के ना मल्टीपल मॉडल्स आपके हो सकते हैं। ऑनर और तो प्रोसेस नहीं होता। ओनर और प्रोसेस नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोसेस जो होता है ना वो ओनर ओनर का 180 डिग्री का ऑपोजिट होता है, जिसमें वो ऑनर और प्रोसेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली इनवर्स होते हैं और वो एक दूसरे की जिद है, सिद्ध है। एक दूसरे की छेड़ है। ओनर को कहोगे ना कि यार प्रोसेस बना लो, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करेगा। सही है ईमान भाई। तो पहले मेरा ख्याल है मैं अपना थोड़ा सा बेसिकली जो ओनर ड्रिवन कंपनीज है ना ये नंबर वन टॉप पे है, इसको हम डिस्कशन में लाते हैं। ओनर ड्रिवन कंपनीज का मतलब ये है कि सेठ कंपनीज। इन जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो टर्म यूज होती है सेठ कंपनी। अब सेठ कंपनी किसे कहते हैं? सेठ बेसिकली जो थे ना ये कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे, बिजनेस ओनर। ठीक है। जो कि जिन्होंने इंडस्ट्रीज बनाई, जिन्होंने बिजनेसेस खड़े किए। ठीक है। फिर जाहिर बात है जो मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री है उसके अंदर मजदूर काम करते हैं। जब मजदूर काम करते हैं तो फिर उनको टेम करने के लिए फिर लॉज रूल्स रेगुलेशन भी होते हैं। सही है। वो जॉन डी रॉकफेलर का जो मैंने पहले भी बात की थी वो भी बेसिकली एक बहुत बड़ा योधी सेठ था जिसने ऑपरेशनल माइंडसेट के सारे
चर्चे और ये 9 to 5 जॉब और सुबह 7 बजे स्कूल लगना है और ये सारी चीजें जो लेकर आया था। तो बेसिकली जो सेट ड्रिवन कंपनीज होती है, मेरा इनमें भी एक्सपीरियंस रहा है, मेरा कॉर्पोरेट में भी एक्सपीरियंस रहा है। तो पहले इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो सेठ लेवल का जो कल्चर होता है ना, वो माई वे और द हाईवे। सेठ ने जो कह दिया बस कह दिया। वो एक मूवी भी थी ना अली, उसमें वो नहीं, वो अमिताभ बच्चन के बस कह दिया ना, बस कह दिया। तू ही गल नहीं करनी। अच्छा, फिर आपके सेठ के भाई जी, सेठ साहब के आप डिसीजन को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इवन इफ दे आर रॉन्ग, अगर वो गलत भी होंगे। ट्रांसपेरेंसी का तो कोई चक्कर ही नहीं होता ना, भूल जाओ। सेठ साहब के दिमाग में रात को सोते हुए ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा कि सुबह उठ के ना हमने फलानी वाली टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो बस सुबह आके ना तो टेक्नोलॉजी यूज होगी। अब सारी जो है ना कंपनी को लगा दिया भाई, सारे ये टेक्नोलॉजी लर्न करो, इसके ऊपर चलो। ट्रस्ट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है। सेठ साहब जल्दी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। सेठ साहब बड़े इगोइस्टिक होते हैं, ठीक है जी। मतलब वो प्यो दादा के सिर पे 7 नस्लों पर उनका एहसान खत्म नहीं होता कि मैं इन्वेस्टमेंट ले आया हूँ, अब जिस तरह मैं कह रहा हूँ उस तरह चलो, चाहे कंपनी डूबती है चाहे चलती है, वट वट एवर। सही है। कोई सेठ साहब से स्मार्ट नहीं हो सकता। अच्छा, अगर तुमने स्मार्ट बनने की कोशिश की ना, तो फिर तुम्हें जो है ना वो रास्ता दिखा दिया जाएगा, माई वे और द हाईवे। स्काईवे, माय वे स्काई और वे, द स्काईवे। स्काई वे तो बैठो, सीट बुक कराओ तो जाओ अपने होम टाउन। सही गल वो है। वाली वो बुक है ना रॉबर्ट ग्रीन की 48 लॉज ऑफ पावर। यस। उसके अंदर पहला लॉ क्या है, पहला लॉ क्या है, उसने भी सही कि जो है नौकरी पेशा लगता मुलाजिम रहा है। पहला लॉ उसने बड़ा नेवर मजे का लिखा, आउटशाइन द मास्टर। नेवर आउटशाइन योर मास्टर। अगर सर आपका मास्टर को, वो देखें, वो जो आपका दरबारी कल्चर है, दरबारी कल्चर तो यही है ना जी, कि साहब का जहां पना का इकबाल बुलंद हो। ओए होए होए, सही है। जहां हाँ, पना ने जहां पना ने जो है ना जी, अगर वो दीन इलाही बनाया है, तो वो पूरे दरबार ने कहा जी कि जहां पना की तो अक्ल और शऊर की जो है ना जी, वो दाद नहीं देनी पड़ती जा सकती। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो तो फिर इसी तरह ही है ना। पावर करप्ट करती है ना। जब आपके पास एक पावर आ जाती है ना, इफ यू फील दैट यू आर पावरफुल देन इट बेसिकली करप्ट्स यू, ठीक है। एंड इट करप्ट्स यू टू द कोर, कि आप डिसीजन मेकिंग के अंदर भी जो है ना आप गलतियां करते हैं बड़ी डैडी किस्म की। ऐसे ही। मालिक नौकर की मेंटालिटी होती है जी, ठीक है। वो एक कंपनी के अंदर ना मैंने ज्वाइन की, तो दूसरे तीसरे दिन जनाब सेठ साहब ना बेसमेंट में बैठते थे सारे। सेठ साहब नीचे आके रोला डाल दिया, ओ इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो इतनी इस्तेमाल हो गई है, इंटरनेट किसने यूज किया है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो खुद कुछ नहीं कहा, मुझे आए हुए 2-3 दिन हुए थे। अच्छा, फिर वो कहता, फिर किसी ने मेरे ख्याल से कोई नेटवर्क का वो बिठाया हुआ, तो उसने उसको बताया जी कोई पता नहीं अहादीस की कोई किताब जो है ना वो डाउनलोड हुई है। अच्छा, उसने कहा किसी ने हदीस की किताब डाउनलोड की है, तो देख मेरी तरफ रहा था। जब मैं शुरू से रिबेलियन नेचर का था, मैंने कहा जी मेरी तरफ क्या देख रहे हैं आप। कहता नहीं, मैंने कहा शायद आप जो आपने नया नया ज्वाइन किया तो आपको पता ना हो। मैंने कहा जी मेरे घर में जो है ना 100 MB का इंटरनेट लगा हुआ है, तो मैं इस तरह के काम अगर करने हो तो घर में ही करता हूँ, तो ठीक है। मैंने कहा मेरे पास आपको पता मूवीज जो मैंने डाउनलोड की हुई है वो कितनी ज्यादा है। मैंने कहा 1.5 TB की एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे मेरी पड़ी हुई है मूवीज। तो मैं ये काम घर में करता हूँ, मुझे ऑफिस में करने की क्या जितना जितना तुम्हारा एक बंदे का नेट है उतना, सॉरी, जितना तुम्हारा पूरे ऑफिस का नेट है उतना तो मैं कि एक बंदा हाँ, इस्तेमाल करता हूँ। एक बंदा इस बात की, ये बात है 2018 की, ये बात उस वक्त की बात है। तो गाड़ी पार्किंग स्पेस में बॉस की गाड़ी की जगह पर गाड़ी खड़ी कर दी, रोला पड़ गया। ओए होए। ठीक है जी। सेठ साहब ने भाई जी गाड़ी खड़ी करनी थी, आपने इधर क्यों अपनी जो है छोटी सी मेहरान लाके लगा दिया। सही है। अच्छा, एक बॉस अली मुझे मिला जो हर हफ्ते ना नया फ्रेमवर्क, नई टेक्नोलॉजी लेकर आता था। जी अब यूट्यूब की ये वीडियो है, अब देखे। इसको करो, अब ये है, अब इस पे करो, अब ये चीज आ गई है। ओ भाई किसी जगह वो खाल तो सही नहीं यार, किसी जगह तो रुक तो जाओ ना। नहीं जी नहीं, ठीक है। उसको फिर अली काबू करने के लिए हमने आर्किटेक्चर बोर्ड बनाया, तो वो स्टेट विद इन स्टेट बन गई थी। अच्छा, एक बॉस जो होता था ना, तेरे चेहरे की जो smile-
अच्छा, फिर एक बॉस जो था ना, विला अली सेठ था, वो गर्लफ्रेंड की तरह नाराज हो जाए यार, यार व्हाट द हेल, ये प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, तो वो मतलब गर्लफ्रेंड की तरह रूठा हो, उसको फिर मनाने के लिए जाए फिर। तो ये जो टीसी का कल्चर होता है ना, टीसी का असल लफ्ज है टेल कैचिंग। ठीक है, जो यहाँ जी पे जो आप बना है ना वो गलत है। वो भी सही है। वो भी ठीक है अगर आप वो भी समझ जाए ठीक तो, है। लेकिन असल में ये टेल कैचिंग से निकला है। तो नेपोटिज्म बहुत ज्यादा आ जाता है सेठ ओनर ड्रिवन कंपनीज में, सेठ ड्रिवन कंपनीज में। एंड फ्रेंड एंड फैमिलीज जो है ना, उनको अननेसेसरी दी जाती हैं मराहत। सर तो वो उस्मान ये उस्मान आसिफ आई बिलीव, हम्म उसका डेव सिंक वाला। हम्म हम्म हम्म। तो वो कहता है कि पाकिस्तान में या इंडो पाक में जनरली क्या होता है कि जैसे ही कोई कंपनी चलती है ना, तो एचआर में सबसे पहले लाके बिठाते हैं बेगम को। सही बात अकाउंट्स पे लाके बिठाते हैं साले को। है। सही बात है। कहता है वो अल्लाह के फजल से ना 2 सालों के अंदर ना कंपनी का पट्टा बैठ जाता है। ऐसे ही है। अच्छा। अच्छा जी। अच्छा ईमान भाई, मेरा अगला सवाल ये है कि क्या सारी ओनर ड्रिवन कंपनीज़ जो है वो बुरी होती हैं? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसी बात नहीं है। एनवीडिया का जो सीईओ है जेनसन होंग, वो बेसिकली वन मैन आर्मी है, सिंगल पर्सन है, और उसने देखो कंपनी को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया। ठीक है, और तकरीबन यूं समझ लो कि 24 सीईओज हैं ऐसे ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कि फॉर्चून 500 कंपनीज चला रहे हैं। ठीक है, और वो वन मैन शोज है, और उन्होंने तकरीबन 829 बिलियन डॉलर्स की जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट की है। तो ऐसी बात नहीं होती, डिपेंड करता है बंदे बंदे पर। ठीक है, तो आपकी जो विजन है। असल में तो ये सेट मेंटेलिटी है ना, ये बेसिकली आपका माइंडसेट है अगेन। अगर आपका माइंडसेट जॉन डी रॉकफेलर जैसा है, तो फिर आप एग्जैक्टली exactly वही काम करेंगे जो कि सेठ कंपनीज के अंदर मोस्टली होता है। ठीक है ना, लेकिन अगर आपका माइंड ग्रोथ माइंडसेट है, आपका स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है, और अगर आप एक बंदे भी हैं, तो आप कंपनी को चला सकते हैं ठीक ठाक। अब अच्छा, तुझे पता है, अभी अभी भी मैंने पढ़ा था कि ये जो एनवीडिया का जो है ना जेनसन होंग, ये चिप्स ये लोग बनाते नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं करते, ये लोग डिजाइन करते हैं। डिजाइन करके जो डिजाइन्स होते हैं वो फिर ताइवान की एक कंपनी है उसको देते हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग करती है फिर इनके डिजाइन्स के ऊपर। ठीक है। सर एप्पल जब वो होते थे ना हमारे स्टीव जॉब्स सब जिंदा, हम्म। तो एप्पल की अभी यही सिस्टम होता था, डिज़ाइन जो है वो एप्पल करता था और हाँ। उसके चिप्स और वो सारा कुछ, इवन उसकी स्क्रीन बनाता था सैमसंग, उसकी चिपसेट बनाता उसकी चिपसेट बनाता था एमआई, और शाओमी बनाता था, और हम्म। फिर हवावे बनाता था। मतलब कि वो जो उस पे लिखा होता था ना, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया मेड इन चाइना। वो अच्छा अच्छा, वो असल में ये होता था। वो ये होता था। ठीक ठीक ठीक, ये मजे की बात है, बताइए। वो भी अच्छा। ऑनर ड्रिवन कंपनी थी इवन के। हाँ, स्टीव जॉब्स तो यार बहुत बड़ा विजनरी सर था ना। ये जो है एलॉन मस्क, हाँ, ये कहते हैं ऑनर ड्रिवन कंपनी। ये भी ठीक ठाक किस्म का जो है ना ऑनर ड्रिवन है, लाइक ये हर चीज में घुसा हुआ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो ऑनर ड्रिवन कंपनी है ना, उसके अंदर भी अगर आप अपने जो टीम है उसको एम्पावर नहीं कर रहे और उनकी चीजों को, लाइक उसमें आपको डेलीगेट नहीं अपनी कर रहे मैम ना। मारनी पड़ती है ना। हाँ एग्जैक्टली exactly। आप डेलीगेशन जब नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली। अब अच्छा, इसमें एक फायदा ये होता है कि आपकी डोमेन एक्सपर्टीज, एक बंदा अगर विजनरी है ना, एक बंदा भी हो जाए ना बेशक, उसका विजन है ना, तो उसकी डोमेन एक्सपर्टीज और उसकी सारी जो चीजें हैं ना, वो बेसिकली आप आगे देते हैं टीम के अंदर, एम्पावर करते हैं। वो नहीं, अक्सर वो कार्टून्स आ रहे होते हैं लिंक्डइन पे कि डिफरेंस बिटवीन अ बॉस एंड अ लीडर। तो लीडर जो होता है वो एम्पावर करता है बेसिकली। बॉस ऐसे ही जो है। होता है ना, वो एग्जैक्टली वो यही कर रहा होता है कि मुझे ये काम करना है। तो इसके अलावा और काफी सारा है। अगर आप देखो तो जो फाउंडर्स हैं वो मतलब उनकी अपनी जो उनका विजन होता है ना, वो बेसिकली अच्छे मेंटोर भी होते हैं। ठीक है,
फाउंडर्स आपकी अगर एक कंपनी को चला रहे हैं तो उसकी काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमारे पास हैं। डिसीजन मेकिंग में काफ़ी तेज़ी से हो सकती है। डिसीजन जल्दी जल्दी लिए जा सकते हैं। आप जो है ना, अभी हम आगे चल के देखेंगे कि जो दूसरी प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज होती है उसमें डिसीजन बड़े टाइम टेकन प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ठीक है, पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी जो जिस लेवल की वहाँ पर होती है, क्योंकि वो मल्टीपल ओनर्स होते हैं, तो वहाँ पर फिर डिसीजन लेना, किसी डिसीजन पे पहुंचना मुश्किल होता है। ये फायदा होता है सिंगल ओनर ड्रिवन कंपनी का, आप जल्दी से डिसीजन लेके जल्दी जल्दी काम करवा सकते हैं। ठीक है, और मतलब है कि आप डायरेक्ट एक्सेस होती है एम्प्लॉयज़ को, ओनर्स के लिए के पास जा सकते हैं। तो ये काफ़ी इसके फायदे भी हैं। लेकिन अगेन अगर बंदा बात वही है कि बंदा जो है वो सही मतलब काम का हो, विजनरी हो, तो ये है। एम्पावर करता हो, ट्रस्ट ट्रस्ट करता हो। एग्जैक्टली, ट्रस्ट करता हो, ट्रांसपेरेंसी रखता हो, एम्पावर करता हो, ये सारी चीजें हो तो फिर तो ये सारे काम हो सकते हैं। अच्छा ईमान भाई, ज़रा डेटा की रोशनी में बताएँ कि जो ओनर ड्रिवन कंपनीज़ हैं, उनके बारे में हम्म। आपका क्या ख़्याल? लाइक डेटा की रोशनी। यार बेसिकली ना वही बात है, जिस तरह मैंने कुछ पहले जो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक बताया था, तो कुछ डार्क साइड जो है वो ओनर ड्रिवन कंपनीज की वो यही है कि आपका जो है ना, अगर डेटा को देखो तो उसमें ये है कि अ, जो 22% फैमिलीज है ना, वो कंट्रोल कर रही है इंडस्ट्री एसेट्स को। ये पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान के अंदर 1960 में, 1960 में जो है 22% फैमिलीज थी जो कि बिजनेस कंट्रोल कर रही थी, ये सेठ कल्चर और एंड ऑल दैट। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर 31% फैमिलीज तक ये बात पहुंच गई थी 1980s में, 90s में। ठीक है, तो जो सेठ माइंडसेट बेसिकली होता है वो अगेन उसको आप अगर करेक्टराइज करें तो वो होता है कि उनको रिस्क से नफरत होती है, रिस्क असेसमेंट वो करते नहीं है। ठीक है, उनकी R&D बहुत लो होती है। सही है, प्रायोरिटाइजेशन में वो मार खा जाते हैं, और बेसिकली वो प्रोफेशनलिज्म के ना अगेंस्ट होते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल बात करने की कोशिश करेंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, तो उसको वो रेजिस्टेंस देंगे। ठीक है। मुझे 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 एक कैरेक्टर याद आ गया, ख़ैर चलें। अच्छा, अच्छा, ओनली 20% जो स्टार्टअप्स है पाकिस्तान में वो खाली $1 मिलियन रेस करने में कामयाब हुए हैं इन 2024। $1 मिलियन इज नथिंग। ये IT इंडस्ट्री की, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की बात हो रही है। ठीक है, और ये जो पुराना जो CEO था, पाक व्हील्स का भी जो CEO है, रजा सईद। ठीक है, उसने क्या कहा है कि वो सिर्फ कॉन्फ्रेंस के लिए $3.5 मिलियन उसने रेज किए थे। ठीक है, तो वो ये लार्जेस्ट फंडिंग थी जो कि पाकिस्तान में आई थी। तो यहाँ से अंदाजा लगा लो कि ओनर ड्रिवन जो कंपनीज की जो ग्रोथ है वो कितना ज्यादा डेटा के पर्सपेक्टिव में कितना ज्यादा वो है। फिर इसके अलावा क्या होता है कि एक पाइड की रिसर्च है 2024 में हुई थी, PIDE पाइड। उसमें ये बताया गया था कि जी सेठ माइंडेड जो मालिकान या सेठ माइंडसेट जो होता है ना, सेठ कंपनीज जो होती हैं, वो आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकते। उनका ग्रोथ माइंडसेट नहीं होता, उनके एक्सपैंड करने के उनके पास मौके भी आते हैं तो वो उनको जाया कर देते हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। सही है। फिर इसमें एक और डिसएडवांटेज क्या होता है कि इन्वेस्टर जो होते हैं ना वो अगर ये लोग इन्वेस्टर सीख करते हैं, तो जब इन्वेस्टर आते हैं तो वो फिर जो प्योर एंड ऑन्टरप्रेन्योर जो शिप की जो स्पिरिट होती है उसको खत्म कर देते हैं। सही है ना, कहते जी मैं पैसा लाया है तो फिर वही करो जो मैं कह रहे हैं। ठीक है, आप तुसी अगर सोचोगे या कुछ करोगे तो ये पाकिस्तान के अंदर ना बड़ा है, इंडिया के अंदर भी ऐसा ही है। ये इंडो पाक का जो हमारा वो है वो वही है। ठीक है ना, तो बाकी यही है कि इसके अंदर क्योंकि सेठ लोग जो होते हैं वो डेफिनेटली अपने कुछ सोच नहीं सकते, अपना इनके एक जो गोल दायरे के अंदर गुम होते हैं, तो फिर आप इसके अंदर ना आपको इनका एम्बिशन बहुत लिमिटेड सा होता है। सर जब रिस्क नहीं लेना तो फिर सोचना क्या? एग्जैक्टली exactly. जब रिस्क नहीं लेना तो फिर सोचना क्या। तो ये है। अच्छा, ईमान भाई जो लोग ओनर ड्रिवन कंपनीज़ में काम करते हैं उनके लिए आप क्या तजवीज़ देंगे?
लाइक उनको आप क्या मशवरा देंगे? थोड़ा-सा आसान करते हैं उर्दू। यार ओनर ड्रिवन बेसिकली पहले देख लेते हैं ना कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है ओनर ड्रिवन के ना। आप तो उससे काफ़ी मेरा बता ख्याल है नहीं चुके? नहीं, अच्छा प्रोज एंड अभी कॉन्स रहते हैं। अगर देख लेते हैं ना। बताएँ, बताएँ प्रोज़ एंड कॉन्स भी बताएँ। अच्छा, इसके प्रोज क्या है जी कि आपका विजन और मिशन की जो है ना क्लैरिटी हुँ। होती है अगर आपको ओनर जेनसन होंग जैसा है। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आप भूल जाएंगे जी, आपको कोई विजन मिलेगा या कोई आपको मिशन मिलेगा। ठीक है, आप बस जो है ना डायरेक्टली वो आ, बस हवा में तीर चलाते रहेंगे और आपको कुछ पता नहीं होगा आप क्या बना रहे हैं और आपकी चीज आपकी प्रोग्रेस क्या है। ठीक है, कुछ भी नहीं होता। अच्छा, इसके अंदर क्या है जी कि आपका जो बेसिकली और दूसरा ये होता है कि जो ओनर होता है ना अगर वो अच्छा है, विजनरी है, तो आप डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल होता है, आप उसके साथ जाके बात कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका प्रोज में आता है, एडवांटेज है। इसके अलावा इसकी इनोवेशन स्पीड आपकी ज्यादा होती है। जारी बात है, अगर आप कि ने कोई आइडिया दिया और ऑनर अगर आपका विजनरी है, उसने उस आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसका मतलब है कि इनोवेशन का आपको मौके ज्यादा मिलेंगे, रैपिड डिसीजन मेकिंग होगी। ठीक है, आपके अलावा जो है वो अच्छा, जो अर्ली ज्वाइनर्स होते हैं ना, ये जो स्टार्टअप्स के, और अगर वो ओनर ड्रिवन है तो उनको इक्विटी बेस्ड पार्टनरशिप भी ऑफर हो सकती है। ठीक है, ये इसका फायदा है ओनर ड्रिवन का। और डायरेक्ट लर्निंग आपको मिल सकती है कहाँ से? लीडर के विजन से, अगर लीडर आपका विजनरी है। तो कॉन्स इसके क्या है जी? कॉन्स इसके ये है कि ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। ऑटोक्रेटिक किसे कहते हैं? ऑटोक्रेसी क्या होती है? नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है। जो सेठ साहब ने कह दिया बस वही है, जो इसको बाबे ने कहा ऑटोक्रेसी था। कहेंगे, जो बाबे ने कह देता। तो डिसीजन में ये इसके मैं डिसएडवांटेजेस बता रहा हूँ कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो एक ही बंदे के हाथ में होती है। ठीक है, एम्प्लॉय इनपुट को इग्नोर किया जाता है। ठीक है जी, सर आप ये वाला प्रोसेस बना लें, तो सर जो है यूं सुन हो जाते हैं, जिस तरह उनको सुनाई नहीं दे रहा, सुन लगाने वाले टीके लगे होते हैं। ठीक है, नहीं, नहीं प्रोसेस बनवाते हैं सर, प्रोसेस ये मसला नहीं बनाते हैं है। लेकिन अमल नहीं करते ना। प्रोसेस बनवाते हैं और उसके बाद उस प्रोसेस को खुद ही बाईपास कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो कह देते हैं कि बिकॉज के हाँ, ओनर जो है ना वो नहीं अभी नहीं, अभी मतलब कि अभी हमें बहुत रैपिडली जो है ना वो आगे बढ़ना है। फायर तो फाइटिंग मोड। जब हाँ, फायर फाइटिंग मोड में करना है तो हमारी जो प्रोसेसेस है ना वो उसको डिस्टर्ब करते हैं। और मैं आपको बात बताऊँ कि जितना जितना ये फायर फाइटिंग मोड का जो इस मोड का जितना जो गलत उसका गलत इंप्रेशन बना हुआ इस्तेमाल है ना, वो हमारे ये ऑनर ड्रिवन कंपनीज़ या जो हमारी आईटी कंपनीज़ है ना, ये यूज़ कर रही हैं, इतना शायद ही कोई और करता हो। है। हाँ। फायर फाइटिंग मोड इज़ द मोस्ट डिसिप्लिन्ड मोड जिसके हम्म। अंदर आपने काम करना होता है। यार पहले ना एक काम इनको मतलब कि ये जो सिंपल जो पीएम्स ही है ना, उनको ना हम्म। रेस्क्यू 11 2 में जाके ना पहले इनको फायर फायर फाइटिंग की ना ट्रेनिंग देनी चाहिए कि इनको पता चले कि फायर फाइटिंग होती कैसे है। एग्जैक्टली, ये जो हम कर रहे होते हैं ना, ये तो क्या कहते हैं हैप कि वो हैजर्ड मोड होता है ये। ये हैप हैज़र्ड मोड होता है और हम्म। ये ये क्या कहते हैं खूनी, ये अताइयों की हरकतें होती हैं। एग्जैक्टली, ये खूनी इनकलाब होता है विदाउट एनी लीडर। पता नहीं खून कहीं और से ही निकलता है। सही बात है। अच्छा जी, इसके अंदर और जो इसके डिसएडवांटेज है वो ये है कि अगर आपके पास प्रोफेशनल एक्सपर्टीज है ना, तो उनको ये सुपरसीड कर दिया जाता है ओनर के डिसीजन के सामने। आपके एक्सपीरियंस की ये इज्जत नहीं होती। हाँ, एग्जैक्टली, इनकंसिस्टेंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, ओए, बहुत लेस प्रोडक्टिव आपकी एनवायरनमेंट होगा, पुअरली मैनेज्ड होगा। ठीक है, और आपका जो है ना प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी, लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म होगा, आपकी करियर डेवलपमेंट की जो है ना वो ईट से ईट बच जाएगी। ठीक है, अनप्रडिक्टेबल चीजें होंगी, अनप्रडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी कि आपको कोई पता नहीं कि कल आपके ओनर साहब क्या आपके उनके दिमाग में क्या फलूका आया और वो आके मार दें। यू नेवर नो। ठीक है, अच्छा, हाई पर्सनल रिस्क होता है स्टार्टअप्स का, कि फेलियर का जो पर्सनल जो फेलियर रेट है ना, वो सिर्फ इसी वजह से होता है कि डिसएडवांटेज है कि ओनर ड्रिवन उनका जो माइंडसेट होता है ना, वो उसके एस्टेब्लिश प्रोसेसेस नहीं होते, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी आपकी बिल्कुल
ऑलवेज एट स्टेक रहती है, आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं कि यार क्या पता ओनर साहब आके कल को को फायर कर दें, क्योंकि जाहिर बात है कोई प्रोसेस नहीं है, कोई फीडबैक लूप नहीं है, आपको कोई फीडबैक नहीं दिया जा रहा, आपको किसी तरीके से बताया नहीं जा रहा कि आपकी प्रोग्रेस क्या है। एक प्रोसेस बनाया जाता है आज, कल उसको खत्म करके कोई दूसरा ले आते हैं, फिर कोई तीसरा ले आते हैं, क्यों? क्योंकि जी ऑनर साहब को पसंद नहीं आ रहा। ठीक है। और अच्छा, इसका सबसे बड़ा अली एक और नुकसान ये होता है कि फाउंडर, ये जो ओनर खुद होता है ना, वो खुद बर्न आउट हो जाता है। सर और बहुत जब वो बड़ा बर्न आउट बर्नआउट होता होता है है। ना, जब वो बर्न आउट होता है, क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड होता है ना, तो वो जब बर्न आउट होता है ना, तो वो फिर गलत डिसीजन लेता है। ठीक है ना? तो ये जो है ना अली, इसके बेसिकली मुहर्रकात होते हैं। और एक और इसका सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो बेसिकली फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म होता हाय हाय हाय, हर किसी को पैंट में चड्डी पहना देनी है। है। फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी होती है ईमान भाई, जो ऑनर हम्म, ड्रिवन कंपनीज होती है ना, उसमें एम्प्लॉयज की जो मैनिपुलेशन है ना, वो बहुत ज्यादा होती एग्जैक्टली। है। एम्प्लॉयज को एप्रिसिएशन का कोई मैनिपुलेट मॉडल नहीं होता। नहीं होता है। सही है। अच्छा, एप्रिसिएशन जो होती है ना, वो बराए नाम होती है। एप्रिसिएशन का मॉडल नहीं होता, लेकिन एप्रिसिएशन बराए नाम होती है, और वो कागजों पे होती है। और वो सिर्फ जो है ना, आपको मीटिंग्स में सुनाने के लिए होती है कि हम तो अप्रिशिएट बहुत करते हैं। सही है। और और जब जब आप आपके अप्रेजल की बारी आती है, तो उस वक्त क्या होता है? ओ नहीं सर, जी वो उस आप। वक़्त मुझे अपनी अम्मा याद आ जाती है। ओ मेरी अम्मा। अच्छा, ये बात ना मैं हर ये बंदे तूने को पहले कहता हूँ। बताया है, एक दफा ये तूने मैं बात पहले ना हर बता बंदे चुका को करता हूँ कि मेरी माँ का ना और मेरे भाई का भी ये रूल है। है। वो जब हाँ, मार्केट में जाएँगे ना, उनको जो चीज़ पसंद आएगी ना, वो उसमें कीड़े निकालने शुरू कर देंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, अब वो मैं 1-2 बार ना गया, तो मैं जब अम्मा ने कीड़े निकालने शुरू किए ना, मैं कहा, "माँ जी ठीक-ठाक तो है, आप क्यों इस तरह कर रही हैं?" मुझे आगे से कहती हैं, "अगर ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀੜੇ ਨਾ ਕੱਢਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ तो पैसे नहीं लगेगा कि कटाऊंगा। पसंद आ गया है, तो पैसे नहीं कटाएगा।" हाँ, एग्जैक्टली। ओह! मैं क्या, अच्छा, तो वही काम यहाँ पे होता है। अप्रेज़ल वाला आता है, आप जाते हैं, जाके कहते हैं, "सर वो अप्रेज़ल आपने देना था।" आगे से कहते हैं, "तुमने मेरे साथ काम ही नहीं किया।" हाँ, तो वही तो रिपोर्टिंग मुझे नहीं थी। और पहले जनाब पूरी कंपनी में जो है, बल्कि सारी की सिस्टर कंपनीज के अंदर भी हवा फैली हुई होती है, ये बंदा बड़ा कल्चर टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक कल्चर का बहुत ज्यादा रिस्क होता है। फाउंडर पर्सनैलिटी आपकी जो है वो कंपनी का कल्चर बन जाता है। सर, अगर फाउंडर आपका आपका ओनर जो है वो नेगेटिव माइंड है, मुनाफिक बंदा है, ठीक है, किसी के मुंह पे कुछ, दूसरे के मुंह पे कुछ होता है, तो कंपनी के अंदर सारे एम्प्लॉयज जो है ना मुनाफिक बन जाएंगे। सर वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, और वो शुरू हो जाती है, क्या कहते हैं उसे? कंपटीशन जो है ना वो, नहीं, नहीं, कंपटीशन तो होता ही नहीं है ना सर, हेल्दी कंपटीशन तो होता ही नहीं ना। यानी वो आगे साइलोज़ पीसी बन का जाते हैं, कंपटीशन होता है ना। हाँ हाँ, साइलस बन जाते हैं। साइलोज़ बन जाते साइलस। हैं। हर कोई यस। जाता है, जाके बजाए इसके कि जो लाइन ड्रॉ है, इससे बड़ी लाइन ड्रॉ करे, आपको मिटाने लग पड़ता है, आपकी टाँगें खींचने लग पड़ता है। ओए, ट्रॉमा ट्रिगर कर दिया ईमान भाई आपने मेरा। अच्छा, इसके अंदर ना क्या कहते हैं, अब वो मेरा ख्याल है आपका जो क्वेश्चन था कि जॉब सीकर्स को क्या एडवाइस है, खैर वो हम बड़ा डिटेल इसका कंपैरिजन करेंगे, लेकिन अभी जो इसके हवाले से है ना वो ये है कि आपको अगर जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना ओनर ड्रिवन कंपनीज में, उनको वो कैसे सरवाइव कर सकते हैं, सर्वाइवल मोड के उनकी क्या तरीकाकार होना चाहिए। मैं नोट्स ले लूँ। ठीक है ना? अच्छा, उसका ये है कि आपको अगर फाउंडर के कैरेक्टर के बारे में ना आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हैं कि फाउंडर का ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। ठीक है जी, एम्प्लॉयज के रिव्यूज ले सकते हैं। ठीक है, और उसका लीडरशिप स्टाइल देख सकते हैं। सही है। उसके बाद नंबर सेकंड ये है कि आप अ, जो डिसीजन मेकिंग है ना, उसको आप ना अपनी आप अपनी जो जितनी आपकी काम कर रहे हैं ना, आपकी जो ऑटोनॉमी है ना, जितने आपके इख्तियारात है, उनकी क्लियरली बाउंड्रीज डिफाइन कर लें कि भाई मैंने इससे बाहर नहीं जाना, इससे बाहर मैं जाऊंगा तो फिर रोना है। ठीक है। इसके अलावा क्या है जी कि आप डायरेक्ट रिलेशनशिप अगर आप बिल्ड कर सकते हैं ओनर के साथ, तो आप कर लें ओनर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिल्ड। लेकिन अगेन वही बात है कि जब आपका पर्सनैलिटी क्लैश आएगा तो फिर वही प्रॉब्लम है। और इसके अंदर एक और ये जो डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना अली, इसके सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? अब ये होता है कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस, ठीक है,
अब मिसाल के तौर पे मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट कल्चर में प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज में काम करने का है, मैं आगे यहाँ पे बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, क्योंकि कोई चीज सारी चीजें हैपहैजर्ड चलेंगी ओनर ड्रिवन कंपनीज के अंदर, ठीक है, कोई प्रोसेस नहीं होगा, कोई चीज नहीं होगी, तो आप बस वो एक वन मैन उसके ऊपर ना, आप उसके इर्द गिर्द आप घूमते रहेंगे, कोलू को बैल आप बन जाएंगे, कोलू जो होगा वो ओनर होगा, आप बैल होंगे। आप बस यही परेशान रहेंगे कि आज खुदा ना खास्ता को बात बुरी लग गई, एग्जैक्टली exactly. मतलब तो घर निकाल को, ना दें। घर जनानी को संभालो, इधर आके जनाब जी आप बॉस को ओनर सँभालो। को संभालो। वाह! वो हमने 2 शादियाँ कर लेते हैं ना फिर आप। अच्छा, इसमें ये होता है अली कि आप ना हर चीज को डॉक्यूमेंट कर लें, जुबानी कलामी किसी बात के ऊपर ना आप एग्री ना करें। आपको चलते चलते कोई ऐसी मशवरा दे जाता है यार, या आपका बॉस कहता है यार ये चीज ना इस तरह कर लेना, तो बेहतर यही है कि उसको आप उसी वक्त उसके सामने नोट लें, उसकी तस्वीर लें, ठीक है, और उसको ईमेल कर दें कि जी आपने ये कहा था। हाय, हाय, ठीक हाय! है, फिर जो उनकी सड़ेगी ना इस बात पे। लेकिन बाद में मसला ये है कि बाद में वो भी ये चीजें भी जब डिसीजन लेना हो तो भी ये चीजें भी काम नहीं आती। ऐसे ही है। तो वो आप जितनी परफॉर्मेंस शीटें बनानी है आपने बना लें, आपने जितने ये ब्लैक एंड व्हाइट करना है कर लें। एग्जैक्टली एट द exactly. एंड जब वो आता है ना वड्डे वाला वीटो तो कि बस फिर खत्म हो जाती है। तुम कौन होते हो मुझे ये कहने वाले? तो आप कहते हैं ठीक है सर आप सही कह रहे हैं, तुसी माई बाप। अच्छा, हमेशा से ना अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी बना के रखो, यस। ठीक है, और वही बात है कि अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करो। अगर ज्वाइन करनी है ना कंपनी, तो पहले देख लो कि भाई जी ये इसका विजन क्या है और इसका मिशन क्या है, ठीक है। और ये मतलब मैं इस लेवल पे भी मैं ये मानता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है कि मैंने ज्वाइन करने से पहले ये नहीं देखा कि भाई अगले बंदे का विजन क्या है। यार ईमान भाई मेरा उसमें ना एक सवाल है। हम्म। अभी आप ये कह रहे हैं कि विजन देख लो और कंपनी का विजन देख लो और सारा कुछ। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में या लाइक इंडो पाक की अगर हम बात करें, इस इन मुल्क के अंदर आपको कभी भी कोई एम्प्लॉय अपने किसी एम्प्लॉयर का ऑनेस्ट रिव्यू देता हुआ नज़र आ रहा हो? यार मेरा तो ख्याल है कि दिल जले तो बहुत सारे हैं, ग्लास डोर भरा पड़ा है रिव्यूज से, और आपकी मल्टीपल जगहों पे। अब यार इंडस्ट्री छोटी सी है, पाकिस्तान की बात करो, छोटी सी इंडस्ट्री है। हर किसी कंपनी में काम करने वाला कोई बंदा जो है ना वो किसी, अभी मैं एक कंपनी है लाहौर की, उसमें अप्लाई करना चाह रहा था, तो मैंने वैसे ही लाहौर में जो मैं लाहौर की 2-3 कंपनी से काम कर चुका हूँ, तो वो जो मेरा प्रीवियस कोलीग था उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार ये कैसी है, उसने मुझे फिट रिव्यू दिया, उसने कहा सोचना भी ना इस कंपनी को ज्वाइन करने का, ठीक है, उसने कहा सोची भी ना। मैं कहा जी ठीक हो गया, मैंने नहीं किया अप्लाई। तो मैं वही बता रहा हूँ कि इंडस्ट्री छोटी सी है, तो आपको कहीं ना कहीं से रिव्यू मिल ही जाता है। सही है लेकिन मुझे मुझे लगता है कि ना खैर ऑनेस्ट अब रिव्यू नहीं अब मिलेगा। अब ऑनेस्ट रिव्यू शायद आने लग पड़े तो आने लग पड़े, लेकिन इससे पहले जो है ना ऑनेस्ट रिव्यूज इतने खास नहीं मैंने देखे। यार मेरा ख्याल है इसमें दूसरी एक और बात भी है कि ऑनेस्ट रिव्यूज लेने के लिए जो बंदा जिससे आप रिव्यू ले रहे हो वो आपके माइंडसेट का होना चाहिए। अगर आप स्ट्रेटेजिक माइंडसेट के हो, आप एक ऑपरेशनल माइंडसेट के बंदे से रिव्यू ले रहे हो, तो वो तो आपको अपनी तरफ से तो ऑनेस्ट ही देगा, क्योंकि वो हाँ, डे टू वो डे तो यही ऑपरेशन। देगा ना कि यार ठीक है एग्जैक्टली। यार रोज का रोज हाँ आता रहता था, हम हाँ रोज के रोज हाँ। करते रहते थे। एग्जैक्टली। बस सोना चल रहा था, महीने के महीने जो है वो पे चेक क्या कहते हैं अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा था। हाँ सही है, तो बस चल रहा था, अल्लाह का शुक्र है, सोना निज़ाम चल रहा था। आप कहते हैं ठीक है। अब आप होते हैं कि अच्छा मैं जाऊँगा वहाँ पे जाके कुछ बड़ा करूँगा, कुछ रेवोल्यूशन करूँगा, वो बड़ा करते-करते आप अपनी मेंटल हेल्थ का बेड़ा गर्क करके बैठ जाते हैं। एग्जैक्टली। तो क्योंकि सही बड़ा कह रहे हैं आप, करने की जो है ना वो नहीं होता। वो बड़ा कुछ और ही हो रहा था। अच्छा अच्छा ईमान भाई अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अब आते हैं हम प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज़ की बात तरफ। तो प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज़ के बारे में आपका क्या ख्याल है? यानी प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज आर 92% ऑफ ग्लोबल 2000 कंपनीज आर प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज, कॉर्पोरेट सेक्टर। प्रोसेस हाँ, ओरिएंटेड कंपनी से हमारा मुराद कॉर्पोरेट सेक्टर है, ठीक है। हाँ, और इसके अंदर जो है वो जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है ना वो 10% है, ठीक है, 2027 तक, प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज की, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है।
प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज की जो फिलॉसफी है वो क्या होती है, स्टैंडर्डाइज ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज डिफाइन होते हैं, ठीक है। आपकी क्लियर हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, डिफाइंड रोल्स होते हैं, ठीक है अली। डॉक्यूमेंटेड वर्कफ्लोज होते हैं, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क्स होते हैं कि आपने डिसीजन लेना है, आप किस फ्रेमवर्क के तहत लेंगे। खड़े खड़े रात को कुछ कहना तो रात को जी आया सुबह हम आलू गोश्त खाएंगे, सुबह उठ के नहीं जी इस दिन दाल पका लो, ठीक है ना। मैट्रिक्स डिवीजन, मैट्रिक्स ड्रिवन फ्रेमवर्क मैनेजमेंट होती है, केपीआईज डिफाइन होते हैं, ठीक है। आपकी मैट्रिसेस बनी हुई होती हैं हर जगह पर, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड, एवरीथिंग इज स्ट्रक्चर्ड होती है। कंप्लायंस फोकस गवर्नेंस होती है, ये उसकी फिलॉसफी है। मैं आपको प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर की बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर ऑपरेशनल एक्सीलेंस होगी, आपकी ऑपरेशंस अगर चल रहे होंगे तो बड़े एक्सीलेंटली चल रहे होंगे, और वो प्रॉपरली डिफाइंड पैटर्न के तहत चल रहे होंगे, ठीक है। और प्रिडिक्टेबिलिटी आप होगी कि आप मतलब कहाँ पे जा रहे हैं अपने आप को, आप 1 साल बाद कहाँ देखेंगे, 6 महीने बाद आपका करियर ग्रोथ कहाँ पे पहुंचेगी, ठीक है। और एम्प्लॉय डेवलपमेंट सिस्टम्स होते हैं अली, सही है। ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं आपको जनाब, आपके डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं, आपकी सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स होंगी, आपकी वेलबींग की होंगी, आपकी हेल्थ की होंगी, लीडरशिप की होगी। लीडरशिप की होंगी, ये सारी चीजें होती सिस्टम से लिमिटेड याद आ गया। हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज जो हैं उनमें ब्यूरोक्रेसी वगैरह होती है, क्योंकि जब आप प्रोसेस की बात कर रहे हैं हम्म, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ तो फिर हो रहा होगा ना, हाँ, कुछ गलत तो हो रहा होगा। हाँ, गलत कह भी सकते हैं, नहीं भी कह सकते, ठीक है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी होती है, यस। मतलब कि उसका पॉलिटिक्स। मैं इसको ना रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश ये है कि प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज के ना प्रोज एंड कॉन्स बता दो। पहले मैं जी। खाली थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन था ना पहले वाला, ब्यूरोक्रेसी का वो होता है, उसकी रीजन होती है, उसकी रीजन ये होती है कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना वो आपकी किसी एक बंदे के पास नहीं होती, ठीक है। पूरी अब जारी बात है, कॉर्पोरेट सेक्टर होता है, फॉर्चून 500 कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा रेवेन्यू है इसके पास, इसके बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। सारी रिसोर्सेज जो है वो कोई एक बंदा मैनेज नहीं कर सकता, टीम्स बनी हुई होती हैं, ठीक है। अब मुख्तलिफ लोग होते हैं जो कि मल्टीपल रिसोर्सेज को मैनेज कर रहे होते हैं। रिसोर्सेज के अंदर ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। जो आपके बिजनेस को रन करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए वो सब रिसोर्सेज हैं, तो हर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिफरेंट टीम्स होती हैं। तो अब आपको अगर एक मिसाल के तौर पे मुझे एक्सेस चाहिए किसी पर्टिकुलर टीम के पोर्टल की, तो अब वो ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर मैं एक ईमेल जनरेट करूंगा, उस ईमेल का अप्रूवल प्रोसेस होगा, मेरा बॉस या मेरा मैनेजर, लाइन मैनेजर उसको अप्रूव करेगा, वो फिर उस टीम के पास जाएगा, उस टीम का लाइन मैनेजर अप्रूव करेगा, उसके बाद वो देखेगा इसका बिजनेस रेलेवेंस क्या है, इसकी बिजनेस नीड क्या है, क्यों इसके ऊपर एक्सेस मांगी जा रही है, करते करते सारी चीजें होगी, ठीक है। ऑल्दो इट्स समटाइम्स इट फील गुड, ठीक है यार मैंने ईमेल कर दिया, वो प्रोसेस इम्प्रूव होगा, आप चुप करके बैठे हुए हैं, चुप आप करके जो है चल वो के चाय ठंड पी के आते हैं, पिज्जा चाय खा के आते आते हैं, हैं, कॉफी शॉफी सोना। करके आते हैं, वही बात है कि कुछ लोग इसको मु- अप्रिशिएट करते हैं, या कुछ लोग जो एंथुजियास्टिक होते हो, यार मैं तो बस जो वर्क नहीं, हॉले मुझे आज समझ में आया है कि जैज कैश वाले और सारे जो हैं वो सारा दिन क्विटे पे बैठते क्यों कैसे। ओए ओए। सुबह की एक ईमेल की हुई है, वो प्रोसेस है, उसमें अप्रूव नहीं हो रही, अप्रूवल नहीं आ अप्रूव नहीं हो रहा। रही, तसल्ली से बैठे हैं, कोई नहीं आ जाए, चल भाई नाश्ते करके आए, 2-2 घंटे नाश्ते हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हाँ, तो ये होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ना वो बेसिकली हु कंट्रोल व्हाट काइंड ऑफ एसेट्स, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज, तो उसके ऊपर पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इस वजह से ब्यूरोक्रेसी होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हाँ, होता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी होती है इसके अंदर यार, कि जो आप के जो एम्प्लॉयज होते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर, वो साइकोलॉजिकली सेफ होते हैं, ठीक है ना। मतलब किस तरह से जॉब सिक्योरिटी होगी आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है वो ह्यूमंस आर, नॉर्मली जो इंसान होते हैं वो हार्ड वाइड होते हैं आपकी रूटीन के साथ, सही है। तो अब एक बंदा अगर रूटीन के अंदर आ रहा है, जा रहा है, रूटीन के अंदर काम कर रहा है, तो वो अपने आप को बस सिक्योर समझता है, कंफर्ट जोन के अंदर वो दाखिल हो जाते हैं, ठीक है जी, कंफर्टेबल होते हैं।
तो ये चीजें जो होती हैं ये बेसिकली प्रोसेस की ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर ये चीजें आ रही होती हैं। तो इसके जो बेसिकली वो हैं प्रोन्स एंड कॉन्स जो हैं इसके, वो जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उसमें वही बात है। ऐसे एडवांटेजेस ये होते हैं कि यार आप जॉब सिक्योरिटी नंबर वन, स्टेडी सैलरी इंक्रीमेंट्स आहिस्ता आहिस्ता आपके बढ़ते हैं, इंश्योरेंस आपको मिलेगी, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिलेगी, रिटायरमेंट पेंशन मिलेगी, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस होगा, ठंड माहौल मीठे चोल, ठीक हो गया। अच्छा, 78% जो एम्प्लॉयज हैं वो उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है वर्क फ्रॉम होम से, अली। अच्छा, 74% जो होते हैं वो लेस स्ट्रेस होते हैं। उनको 74% कहते हैं यार हमें तो बड़ा कम स्ट्रेस होता है कम्यूट करने में, आना जाना, ठीक है। 71% जो होते हैं ना वो फेवर करते हैं ऑफिस की पॉलिटिक्स को। इट्स गुड फॉर देम एक्चुअली। सर ये सही इसका है ना, एडवांटेज है। सर सही है ना। हाँ, आराम से देखिए बैठे ना, हुए हो तो कोई अब बात जब नहीं। आपने ईमेल करके जब आपने ईमेल करके बाकी के 7 घंटे वेले फिरना है, तो खाली दिमाग को कुछ ना कुछ तो चाहिए सोचने के लिए। अच्छा, आपका करियर पाथ बड़ा वेल ऑर्गेनाइज डिफाइंड यस। होता है, ठीक है। आप जूनियर अगर आए हो, जूनियर से सीनियर जाओगे, सीनियर से मैनेजमेंट पोजीशन पे जाओगे, लीड पोजीशन पे जाओगे, प्रॉपरली डिफाइंड आपका करियर पाथ होता यस है, ठीक है। आपकी जो है ट्रांसपेरेंसी होती है, ट्रांसपेरेंट प्रमोशंस होती हैं, ठीक है। आपकी क्लियर लेवल ऑफ हायरार्की होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो मेरिटोक्रेसी मेरिट के ऊपर आपकी एडवांसमेंट होती है, ठीक है ना। अच्छा, जो आपका मेरिटोक्रेटिक एनवायरनमेंट होता है ना उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन होती है प्योरली, ठीक है। और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के रिव्यू प्रोसेस और एसओपीज डिफाइंड होते हैं, केपीआईज डिफाइन होते हैं सारा केपीआई कुछ। डिफाइंड होते हैं, क्लियर मैट्रिक्स होती है आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने की, प्रोफेशनल डेवलपमेंट आपकी अपनी होती है, आपके स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होंगे, आपके मेंटरशिप प्रोग्राम्स होंगे, ठीक है। आपकी एजुकेशन की रीइंबर्समेंट्स होंगी। एसएन ग्लोबल, मुझे याद है एक लड़के ने एमएस किया था तो उसको पूरे एमएस की जो फीस है वो रीइंबर्स हुई थी, ठीक है। सर उसमें स्किल डेवलपमेंट का बजट होता है। उसमें जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना, वो ही बहुत बड़ी चीज़ होती है। एग्जैक्टली। मतलब यस। कि आप कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और आप अगर एक नॉर्मल सी कंपनी में काम कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का उनका बोलने का अंदाज़, उनका हाँ, नेटवर्किंग का हाँ। अंदाज़ वो और हर यार चीज़ में मैं बहुत फ़र्क गया, है। मैं कॉर्पोरेट मेरा पहले भी किया हुआ था, लेकिन इसमें गया ना तो वो एक मेरा पुराना कलीग था, उसको मैंने ईमेल की तो ईमेल के अंदर ना मैंने ब्रो लिख दिया, ब्रदर लिख दिया। उसने मुझे कहा कि यार कॉर्पोरेट के अंदर ईमेल करने का ना ये स्टाइल नहीं था, आप थोड़ा सा आप फॉर्मल उस पे लिखते हैं, इनफॉर्मल नहीं होते, तो सर वो मेरे लिए। आप वो नहीं यूज़ कर सकते। आप इवन के सीईओ भी खड़ा है तो उसको आपने सर नहीं कहना, आपने उसका नाम लेना है। वो भाई वो जो फिर खूबसूरती है। 2005 में मैंने ओवेक्स में काम किया था, तो उसमें ऑपरेशन मैनेजर था, उसका नाम मोइन था। उसको किसी ने सर कहा तो उसने कहा डोंट कॉल मी सर, सर मी कॉल मी मोइन, ठीक शुक्र है है। तुसी ये ਉਹਨੂੰ उसका ਭੁੱਲਣਾ नहीं प्रोफेशनल, कहता। ये उसका प्रोफेशनल वो था। तो अभी यार इवन ये भी होता है कि आपका मैनेजर आप पे येल नहीं कर सकता, माइक्रो नहीं, मैनेजमेंट अलाउड नहीं होती भाई। नहीं। ठीक है, अगर कोई बंदा आपको माइक्रो मैनेज कर रहा है, आप स्किप लेवल उसके मैनेजर से मीटिंग करें, वो आपको उसकी किसी और मैनेजर के अंडर दे दे। सर स्किप लेवल आप फ्लोर पे खड़े होके आप अपने रिसोर्स की लाइक उसको डांट नहीं सकते। वो येल नहीं कर सकते, वही यस, वो आप येलिंग इज एक द वार्निंग। द मोमेंट आप ये हरकत करेंगे आपके पास वो आ जाएगा, आपका एचआर आ जाएगा या मैनेजर आ जाएगा, कहेगा भाईजान ये क्या तरीका आपने किया है। एग्जैक्टली। वो अच्छा, तो न्यू भाई। टूल्स आपको एक्सेसिबल होते हैं अली, ये भी बहुत बड़ा यस। एडवांटेज होता है, ठीक है। यस। ये सारे एडवांटेजेस थे। अच्छा, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? अब मेरे नजदीक डिसएडवांटेज इतने ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, मतलब इतने ज्यादा वो ऐसे नहीं है कि जिसमें जो ओनर ड्रिवन में आपको फ्रस्ट्रेशन और टेंशन का सामना करना पड़ता है यहाँ पे लेकिन मैं बताऊंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस हवाले से। अच्छा जी, इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? 37% एम्प्लॉयज जो है ना वो ये बिलीव करते हैं कि ऑफिस पॉलिटिक्स इज अ क्रिटिकल फैक्टर फॉर फेलियर, ठीक है। और जो परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन है वो आपके ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से होती है, ठीक है। मेरिटोक्रेसी ऑन पेपर है लेकिन एक्चुअल में नहीं हो रही बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है।
कल्प्रेट असल में ब्यूरोक्रेसी, क्रिटिक एनवायरनमेंट और पॉलिटिक्स ही है। ठीक है। और यहाँ पे ना मैं ये बताऊंगा, पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि कंपनी के अंदर इंडियंस भी थे, ठीक है, मल्टीकल्चर थी। तो अब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना एपीआई का आर्किटेक्चर रियली बनाना था उन्होंने। तो एपीआई के फ्रेमवर्क वो लेकर आए। क्या लेकर आए जी के फेडरेटेड क्वेरीज का कॉन्सेप्ट था। फेडरेटेड क्वेरीज ये होती हैं कि आपका डेटा बेसिकली S3 पे पड़ा हुआ है, एजूर ब्लॉब में पड़ा हुआ है, SQL सर्वर में पड़ा हुआ है, ठीक है, मोंगोडीबी में पड़ा हुआ है। आप एक क्वेरी लिखते हो जो सारी जगहों से डेटा उठा के आपको ले आता है। ठीक है, ये है फेडरेटेड क्वेरी का कॉन्सेप्ट। सीटीओ की तरफ से डायरेक्शन थी कि जो एपीआई का आर्किटेक्चर है वो आपने इस तरह बनाना फेडरेटेड हो। अब एपीआई इसके जब आप बनाते हैं, जब आप लिखते हैं, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ठीक है। फिर बिग डेटा के अंदर अली डेटा इतना ज्यादा बड़ा होता है कि वो आप ट्रांसपोर्ट लेयर पे ट्रांसफर ही नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप जीबी की फाइल रिस्पॉन्स जेसॉन इतना बड़ा 10 जीबी का कैसे भेजेंगे? ठीक है, नेटवर्क नेटवर्क चौक हो चौक हो जाएगा। जाएगा। सही है। तो वो अब वहां पे ना उन्होंने वो सिर्फ सीटीओ की इस चीज को करने के लिए उन्होंने पूरा एपीआई का आर्किटेक्चर जावा के स्प्रिंग बूट में बनाया। ठीक है। और पीछे उन्होंने स्पार्क लगा दिया। ओ वाओ। मैं सर पकड़ के बैठ गया, मैंने कहा भाई स्पार्क बिग डेटा प्रोसेसिंग का फ्रेमवर्क है, तुम एपीआई को सर्व करने के लिए दे रहे हो। अच्छा, उसके कॉन्ट्ररी मैंने और मेरे साथ एक और बंदा था, बड़ा ही ब्रिलियंट बंदा था। उसका मैं नाम ले लूंगा, लेता हूँ। उसका नाम था सजाद सरवर। मेरा एक किस्म का वो मेंटोर भी रहा था, मुझसे जूनियर, लेकिन मेरा मेंटोर है बिग डेटा में। उसने मुझे काफी कुछ सीखने को मिला था। यार मैं था और वो था, हम लोगों ने इलास्टिक सर्च का पूरा क्लस्टर खड़ा किया ली। 3 नोड्स का क्लस्टर था। अपाची नाइफा यूज किया। 1.5 टेराबाइट डेटा हमने उसमें स्टफ किया, वो सिर्फ 10 मिनट में स्टफ हुआ। ठीक है। उसके ऊपर हमने नोड जेएस का सर्वर लिखा, एक्सप्रेस जेएस बनाई, उस पर होस्ट किया। और हमने नोड जेएस कांटेक्ट करता है इलास्टिक सर्च से, और नोड जेएस के ऊपर एपीआई थे लिखे। उस एपीआई को हमने अपाची नाइफा से कॉल की, उसको हमने लोड टेस्ट किया। 1 सेकंड के अंदर 575 क्वेरीज वो एग्जीक्यूट कर रहा था। इट मिनिमल वाज आपने लिखी होंगी ना। टू डैम फास्ट। और जो यस। क्वेरी थी वो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेरी थी अली। उसके अंदर ग्रुप बाय भी था, उसके अंदर जॉइंट्स भी थे, उसके अंदर ऑर्डर बाय भी था, उसके अंदर एग्रीगेट फंक्शंस भी थे। दैट इज नहीं द सर, वो मोस्ट। सजाद भाई अच्छे वाले डेटाबेस के एक्सपर्ट होंगे ना। आप यस, जैसा होता तो मैं आप तो जैसा वार होता देता। अब तक तो आपने जहाँ पे लेफ्ट लगना था वहां पे आपने कहना था मैंने इनर लगाओ ना। फुल आउटर लगाया होता। हाँ। लेकिन अच्छा, उसके बाद ये पूरा हमने चीज बना के, लेकिन हमारा जो प्रोग्राम मैनेजर था उसने कहा नहीं यार, वो दूसरी टीम ने चूंकि वो बना दिया है, तो अब वो ना, तो दैट इज द ब्यूरोक्रेटिक इंट्रूजन। और ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे थी, उसने हमें वो चीज प्रेजेंट ही नहीं करनी थी। ठीक है। और मुझे अभी तक उसका मतलब अफसोस होता है कि वो, और बाद में वो लोग फेल हुए थे मिजरेबली। ठीक है, क्योंकि एपीआई जो है वो इतना लेट उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो वो किधर से यार वो करेंगे। ये प्रॉब्लम होते हैं ब्यूरोक्रेटिक एनवायरनमेंट के अंदर। दूसरी टीम में मैं जब शिफ्ट हुआ तो वहां पे भी मैं उनको कह के थक गया। मैंने कहा यार ये वाली टेक्नोलॉजीज को इस तरीके से यूज करो, बट दे डैम किया। ठीक है। तो ये इश्यूज होते हैं जो कि मैं कॉन्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ आपकी कॉर्पोरेट में। इनोवेशन, ये बेसिकली हम इनोवेशन लाए थे, लेकिन इनोवेशन के कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप नहीं ला सकते इनोवेशन बिकॉज ऑफ द ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि जो सीटीओ का जो डिसीजन था वो ट्रिकल डाउन हुआ टॉप बॉटम। अब आप ज्यादा इनोवेशन आप बेसिकली आप, हाँ, सेल्फ लर्निंग के ऊपर सेल्फ इनोवेशन के अंदर कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बिकॉज ऑफ स्ट्रिक्ट प्रोसेसेस और स्ट्रिक्ट हायरार्की, दो के कॉर्पोरेट सेक्टर में इंप्लीमेंट होती है। ये उसका कौन है, ये उसका डिसएडवांटेजेस है। एम्प्लॉय की लिमिट्स होती हैं। ठीक है, वो अपने एक सेट पैटर्न पे चल रहे होते हैं, उससे आउट ऑफ द जाके बॉक्स जाके नहीं सो सकते। ठीक है। और ब्यूरोक्रेटिक जो है इसमें इनएफिशिएंसीज होती हैं। पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है, स्लो डाउन करती है। वही वाली एग्जांपल, ईमेल करके चले जाओ, कोयटा से जाके चाय पी के आओ। ठीक है जी। टाइम वेस्ट बहुत होता है, अननेसेसरी मीटिंग्स के अंदर, अननेसेसरी अप्रूवल्स के अंदर, अननेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, माइक्रो मैनेजमेंट का भी रिस्क होता है अली इसमें। अगर आपका मैनेजर कुछ ऐसा आपको मिल गया जो कि पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है ऑफिस की,
या आपको एक क्रॉस रीजन पॉलिटिक्स है, रेसिज्म की पॉलिटिक्स है, तो आपको ऐसा मैनेजर मिल गया जो कि रेसिज्म का, ऑल्दो उनकी सेट ट्रेनिंग्स होती हैं कि रेसिज्म के ऊपर नहीं करना, लेकिन स्टिल वो आपको फ्लरिश नहीं होने देगा, आपकी प्रमोशन रोक लेगा। आपने 1 साल प्रमोट होना था, उसकी वजह से आप 2 साल लेट हो जाएंगे। ये वाले सारे प्रॉब्लम्स होते हैं मेरा रिजाइन कॉर्पोरेट रुका सेक्टर था, के अंदर। मेरा रिजाइन रुका था। ओए, बड़ा डिजाइन मजेदार रुका था। था। ओए होए। मुंह से उसने मुझे कहा नोटिस पीरियड 1 महीने में, कहा ठीक है। हाँ। मैंने 1 महीने का नोटिस पीरियड दे दिया। हाँ। कोई 5-10 दिन गुजरे तो मैं कहा मेरे ना सिर्फ 20 दिन रह गए। कहता किसने कहा 20 दिन रह गए? मैं कहा तूने खुद ही कहा था 20 दिन रह गए, 1 महीने का नोटिस है। हम्म। नहीं नहीं, 2 महीने का नोटिस होगा, मैं बात करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। वो सर वो बड़ा फटा डला था वो भी क्रॉस रीजन। अच्छा। ओए होए, बड़ा मजा आया था मुझे उसमें, बहुत मजा आया था। अच्छा, ईमान भाई अब जरा गाइडलाइन दे दें कि अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज में हैं तो क्या करना चाहिए? हाँ यार, उसमें यह है कि आपको ना पॉलिटिकल लैंडस्केप को समझने की जरूरत है, ठीक है, विदाउट एंगेजिंग इन पॉलिटिक्स। हम्म, ठीक है, आपने खुद एंगेज नहीं होना, लेकिन आपको एटलीस्ट पॉलिटिकल लैंडस्केप का पता होना चाहिए कि आप जिस टीम में जा रहे हैं, जिस टीम में गए हैं, उस टीम में कौन बंदे रूल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपकी इतने रिलेशनशिप बन जाते हैं आसपास के, आपको खबर मिल जाती है। कॉर्पोरेट का ये बड़ा फायदा होता है कि आप ना आपस में आपकी जो कम्युनिकेशन कोलेबोरेशन होती है ना, वो बड़ी ज्यादा डेवलप हो जाती है। अच्छा, अगेन जो वही वाली बात है कि बिल्ड क्रॉस फंक्शनल रिलेशनशिप स्ट्रेटिजिकली, डिफरेंट फंक्शंस के दरमियान में आप उनके साथ गपशप मारें, उनके साथ रिलेशनशिप बढ़ाएं, लेकिन स्ट्रेटिजिकली। स्ट्रेटिजिकली क्या मतलब है कि अ, अगर मैं इस टीम में गया तो मुझे इस बंदे की जरूरत वहां पे पड़ सकती है। गॉडफादर मूवी देखी हुई है ना, उसका जो पहला सीन है पार्ट 1 का, क्या कहता है, मैं फ्रेंड्स बनाता हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स क्यों बनाता हूँ? तो जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तब मैं तुझे कॉल करूंगा, उस वक्त तू मेरी हेल्प करेगा। ऐसे ही दैट इज द स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, जो कि आप स्ट्रेटेजी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं ऐसे ही। इन कॉर्पोरेट सेक्टर। ये आपने अगर वहां पे काम कर रहे हैं तो आपको ये प्रो टिप है आपके लिए। फिर आप इसके अलावा एक्टिवली सीक फीडबैक। एक हम्म, ईमेल भी की ना, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया, मैनेजर को मेल करते हैं फीडबैक दे दें, उस फीडबैक को संभाल के रखें, अप्रेजल के दौरान में आपका काम आएगा। ठीक है, हाँ वहां पे तो आएगा। एग्जैक्टली उधर आएगा। वहां पे तो क्योंकि आएगा। रिटर्न में होगा, रिटर्न में होगा। वहां ठीक पे है। तो आएगा। ठीक है, ट्रैक मेट्रिक्स एंड इम्पैक्ट सिस्टमेटिकली। जो मैट्रिक्स आपको डिफाइन आपको दी गई है, जो केपीआईज आपके डिफाइन है, आप उनको ट्रैक रखें। ठीक है, और उसका इम्पैक्ट बताएं, इसने क्या वैल्यू ऐड की है। सही है। सही है। अच्छा, लीडरशिप कम्युनिकेशन जो है ना वो रखें। सही है कि मतलब आप किसी भी तरह से ना जो लीडरशिप कम्युनिकेशन है ना उसको इस तरह से स्ट्रॉन्ग करें। अली याद है, मैं जब वो एम्प्लॉय ऑडिट की थी तो उसमें मैंने एक पॉइंट रखा था, जब स्टेक होल्डर के साथ जब आप बात करते हैं तो कैसे आपने कम्युनिकेट करना है। ये वो चीज़ है कि आप ऐसे फॉर्मेट यूज करें प्रेजेंटेशन में कि भाई जो बात स्टेक होल्डर को समझ आती है। तो ये स्किल आपको डेवलप करने की जरूरत होती है, ये आप कॉर्पोरेट से सीख सकते हैं। सॉफ्ट स्किल ये नॉर्मल। बहुत ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहता है। एग्जैक्टली exactly. अच्छा, इसी तरह फिर ये है कि आप ना प्रोसेस एक्सपर्टीज अपनी डेवलप कर लें, कि अगर किसी को किसी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप गो टू पर्सन है। दैट्स व्हाई यू आर बिल्डिंग योर डिपेंडेंसी। ठीक है। और अब अच्छा, बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करें, उनके प्रॉपर सॉल्यूशंस लेकर आए। अगर किसी भी प्रोसेस के अंदर कोई बॉटलनेक है, टाइम ज्यादा लग रहा है, ठीक है, आप उसको आइडेंटिफाई करके उसका सोल्यूशन दे दें, ये आपकी वैल्यू एडिट ऐड होगी, क्योंकि आपने प्रोसेस को इम्प्रूव किया। ठीक है। पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, लेकिन कल्टीवेट एंड फाइंड स्पॉन्सर्स एंड मेंटोर्स। यानी कि पॉलिटिक्स में सस्टेन कैसे करना है, आगे कैसे चलना है, आपने फ्रस्ट्रेट नहीं होना। आप उसी के अंदर अपने मैनेजर्स, अपने लीडर्स को फाइंड आउट करें कि वो लोग पॉलिटिक्स में कैसे सस्टेन कर रहे हैं, और उससे सीखें और उनमें उसके मुताबिक अपनी ये वाली स्किल भी सर वही डेवलप करें। 48 रूल्स ऑफ पावर जो है उसका पहला रूल ही जो था ना वो
नेवर था इस ऑप्शन तरह का नंबर। बाकी उसके कुछ रूल्स जो हैं वो यहाँ पे भी उसके बहुत बड़े फिट बैठते बेहतरीन हैं, रूल है, वो वो यहाँ पे भी कंसील योर बैठते हैं। इंटेंशंस, हाँ, अपने यस। इंटेंशंस को आप छुपा के रखें, और रिवील ना करें। हैव लाइक अ कल्ट लाइक फॉलोइंग और इस तरह की चीज़ें। एग्जैक्टली, यस, ये चीज़ें ये कॉर्पोरेट के अंदर आपको यूज़ कर आती हैं। यस। अच्छा, अपने एडवोकेट्स बनाएं कि जब वो ना। आपका अप्रेजल आएगा, वो 360 रिव्यू लेंगे, तो उसमें आपके अच्छे रिव्यूज आने चाहिए। यस। ठीक है। लर्निंग जो है ना, वो आउटसाइड द कंपनी करें। मिसाल के तौर पे कंपनी के अंदर एक प्रोसेस फॉलो हो रहा है, तो लेकिन आप बाकी कंपनीज को भी देखिए, उसके अंदर अगर कोई प्रोसेस अच्छा फॉलो हो रहा है, तो आप वो यहाँ पर लेकर आए। ठीक है। और पर्सनल टाइम ऑफ इन्वेस्ट करें इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्किल्स सीखने में, जस्ट लाइक आजकल एआई आई भी है। ठीक है, तो आप पर्सनल टाइम में इस चीज़ की, तो ये वो ऐसी चीजें हैं, ये टिप्स हैं जिनको आप यूज करके कॉर्पोरेट सेक्टर में सस्टेन कर सकते हैं, रह सकते अच्छा, ईमान भाई अब फिर आ जाते हैं हम टीम ड्रिवन जो कल्चर है उसके अंदर। टीम ड्रिवन कल्चर के बारे में आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं और आपका उसके बारे में क्या कहना है? हैं। यार 44% जो यूएस कंपनीज है ना, उन्होंने मैनेजमेंट की लेयर हटा दी 2024 में। माशाल्लाह। ठीक है। टीम ड्रिवन फिलोसफी क्या होती है? वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूटेड अथॉरिटी होती है, डिसीजन मेकिंग जो होती है ना, और पावर जो होती है, वो स्प्रेड अक्रॉस द टीम्स होती है। ठीक है। और इसका मतलब ये है कि वो किसी जगह पर रुकी हुई नहीं होती। सही है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन होती है। आप टीम ड्रिवन कंपनीज के जो टीम्स होती हैं, वो बेसिकली सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ठीक है। वो डिजाइन उनका जो होता है, उनकी जो ग्रूमिंग होती है, वो उनके विद इन द टीम ही होती है। इनका जो विद इन द टीम ही नेस्टेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रोल्स फ्लूइडिटी होती है, यानी कि एक क्यूए है, वो डेवलपर का काम भी कर सकता है, डेवलपर क्यूए का काम भी कर सकता है। एम्प्लॉयज वर्क इन मल्टीपल रोल्स। ठीक है। टीम ड्रिवन कंपनी का ये ट्रेट है, ये फिलोसफी है। और जो ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस होता है, ठीक है, वो इंडिविजुअल अथॉरिटी के ऊपर बिलोंग नहीं करता। वो बेसिकली टीम्स को, ये जो स्क्रम का जो कॉन्सेप्ट है ना, स्क्रम टीम्स का, वो एग्जैक्टली यही है। सेफ एजाइल का जो कॉन्सेप्ट है, वो भी यही है। ऑटोनोमस टीम्स होती हैं, उनको रिसोर्सेज असाइन होते हैं, उनको बजट एलोकेट होता है, उन्होंने अपने अपने पोर्शंस के अंदर अपने अपने डिलीवरेबल्स को आगे डिलीवर करना होता है। ठीक है ना। तो यार, इस पे कंपनीज कर रही हैं काफी। जेपोज के नाम से एक कंपनी है। ठीक है। वो मीडियम, यार मीडियम के जो आर्टिकल्स हम पढ़ते रहते हैं, ये टीम ड्रिवन है। ठीक है। इसके खाली 200 एम्प्लॉयज हैं, मल्टीपल टीम्स है। ठीक है। तो ये बेसिकली है इसकी फिलोसफी टीम ड्रिवन के। सॉरी, मैं कह रहा था कि कर्सर के भी 7 बंदे हैं। 7 बंदे हैं, वो टीम है उन्होंने पूरी है। वो पूरी टीम है और हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली, अन्नी मचाई हुई है। एग्जैक्टली। ठीक हो गया। अच्छा, ईमान भाई इसके प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं? यार, इसके प्रोज और कॉन, प्रोज पहले बात कर लेते हैं। वो ये है कि मैक्सिमम अथॉरिटी होती है। ठीक है। वर्क स्पेस के ऊपर इनकी ऑटोनॉमी होगी, टीम्स जो होगी। ठीक है। और हायर एम्प्लॉयर एंगेजमेंट होती है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो होता है, वो मल्टीपल रोल्स के अंदर काम कर रहा होता है। ठीक है ना। और इसी तरह एम्प्लॉयज जो होते हैं, जो कि एम्प्लॉय ट्रस्टेड फील करते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं वो एम्पावर्ड फील करते हैं। ठीक है। और ये देखने में आया है कि 21% जो प्रॉफिटेबल होती हैं कंपनी, जो कि टीम ड्रिवन या टीम ओरिएंटेड होती हैं। करियर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप मल्टीपल रोल्स के अंदर काम कर सकते हो साइमल्टेनियसली। ठीक है। आप डिफरेंट फंक्शंस को एक्सप्लोर कर सकते हो, आप डाइवर्स स्किल सेट अपना बना सकते हो, फुल स्टैक मतलब कर सकते हो, या एट द सेम टाइम आप क्यूए भी कर सकते हो, पीएम भी बन सकते हो। टीम ड्रिवन कंपनीज का ये फायदा होता है कि आप मल्टीपल हैट्स जो है ना, एट द सेम टाइम आप पहन सकते हो। ठीक है। इसके अलावा इनोवेशन इसके अंदर होती है, आपकी जो ऑफिस की पॉलिटिक्स कम होती है, या ना होने के बराबर होती है, क्योंकि टीम है। अगर एक बंदा फेल होगा, पूरी टीम फेल हो जाएगी। ठीक है। तो पूरी टीम की जो सारे मिलके जोर लगाते हैं टीम के अंदर कि यार, हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होना चाहिए, ये टीम है, ये फलानी टीम है। ठीक है। तो इसके अलावा जो 65% जो वर्कर्स है ना, वो ये कहते हैं कि लेस ऑफिस पॉलिटिक्स होती है टीम ड्रिवन कंपनीज के अंदर। और एम्प्लॉयज एंगेजमेंट जो होते हैं, वो ज़्यादा अच्छी होती हैं इसमें।
लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात होती है सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए होती है, आपको खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है टीम ड्रिवन कंपनीज के अंदर। अच्छा, इसके कॉन्स क्या हैं? कॉन्स इसके ये हैं कि अकाउंटेबिलिटी मुश्किल होती है। ठीक है जी। अब किसी टीम ने कोई काम खराब कर दिया तो आप उसको अकाउंटेबल कैसे ठहराएंगे? क्योंकि ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हायर मैनेजमेंट, ना हायर मैनेजमेंट अगर नहीं है तो आप अकाउंटेबिलिटी कैसे करेंगे? ठीक है, तो देयर हैज टू बी समवन ऑन टॉप ऑफ एवरी टीम वे जो कि इसको जो है ना वो अकाउंटेबल कर सके। ये बात उधर ही जा रही है अली कि प्रोज एंड कॉन्स को देख के ना तो फिर हाइब्रिड अप्रोच जो होती है ना वही काम नहीं, करती नहीं, अभी नहीं वर्डिक्ट देना, अभी सुकून रखें। है। अच्छा अभी चलो, वर्डिक्ट नहीं देना। ठीक है। आप वक़्त अच्छा, से पहले आप अभी जो है ना वो डिस्क्लेमर दे देते हैं। सतमाया जो है ना आप वो वर्डिक्ट दे बिल्कुल देते हैं। काट देंगे, डोंट वरी। ये काट एडिट भी नहीं नहीं देंगे, करना। ये जो आप सतमाया वर्डिक्ट देते हैं ना, ये सही नहीं है। चलो ठीक मैंने सवालों का सीक्वेंस बनाया था, मेरा खराब हो जाता है। है। हुँ। अच्छा जी। अच्छा, इसके अंदर ना मीटिंग्स जो होती है ना वो बड़ी बार दफा ओवरलोडेड हो जाती है। ठीक है, मतलब कम मीटिंग्स करनी होती है लेकिन चूंकि मल्टीपल टीम्स इन्वॉल्व होती हैं तो आपका टाइम जो है मीटिंग्स के अंदर बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा आपका क्या होता है कि वही वाली बात जो पहले की थी कि सेल्फ गवर्नेंस आपको चाहिए होती है। ठीक है ना, और आपकी जो अच्छा, इसके बाद ना आपके रोल एम्बिगुअस ही होते हैं क्योंकि आप मल्टीपल रोल्स में काम कर रहे होते हैं। तो अगर एक बंदा मल्टीपल रोल्स में काम नहीं कर सकता तो उसके लिए ये कौन है, डिसएडवांटेज है। ठीक है, और गवर्नेंस की जो क्लैरिटी नहीं होती कि यार गवर्नेंस कैसे करेंगे, किस तरह करेंगे, ये इसके कौन है। अच्छा, ईमान भाई आप ना इसकी कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह आपने सब तरह के एस्पेक्ट्स को तो कवर कर लिया है। तो अब ज़रा अपने एक्सपीरियंस की बेस पे और इसका ज़रा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करके जो है ना वो हमारे जो दोस्त हैं उनको बताएँ कि कौन-सी कंपनीज़ हैं जो कि लाइक कौन-सा मॉडल है जो कि अगर वो अपना काम शुरू करना चाह रहे हैं तो उन्होंने उस मॉडल को अडॉप्ट करना है। ताकि वो ताकि वो जो है ना वो 1 मिलियन ही ना सिक्योर करें बल्कि 10 मिलियन प्लस जो है ना वो सिक्योर करके लाएँ और फिर आगे ग्रोथ जो है वो भी हो। क्योंकि मैं वो मीर मोहम्मद अली खान को पढ़ रहा था बैक इन लाइक 2000 16-17 तब ना ये इन्क्यूबेशन वगैरह का ना बहुत ज़्यादा स्लम आया हुआ था। वो हम्म। कहते हैं कि हमारे अभी तक कोई भी स्टार्टअप्स जो है उस टाइम पे वो 6 मंथ्स की ग्रेजुएशन के बाद जो है 1 मिलियन का जो इन्वेस्टमेंट है या 1 मिलियन की जो इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी नहीं कर सके। अच्छा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि अब हम हर 6 माह बाद जो एक बैच है उन स्टार्टअप्स को या बैच ऑफ स्टार्टअप्स जो है हम्म। उसको ग्रेजुएट कर देते हैं बगैर किसी आउटकम के, बगैर किसी चीज़ के। ठीक। तो हम ये चाहते हैं कि वो लोग जो अपना काम करना चाहते हैं, अपनी ऑर्गनाइज़ेशंस खड़ी करना चाहते हैं, वो किस मॉडल को अडॉप्ट करें ताकि ताकि जो है ना उनके जो अ, ताकि वो फ्लरिश करें। हाय, हाय, हाय! क्या अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ मैं। क्या अंग्रेजी मार गया भाई शकूर, क्या बात कर गया भाई शकूर। क्या बात कर गया भाई। अच्छा यार, इसमें ना बेसिकली जॉब सीकर्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं लेकिन वो आप ना उनको यूज कर सकते हैं कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना चाह रहे हैं, कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं, तो आप ये सारा चीज़ों को ना यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यह है कि अगर पहले ओनर ड्रिवन कंपनीज का देख लेते हैं। अच्छा, इसमें चार एस्पेक्ट्स है ना, चार बेसिकली मेन पॉइंट्स हैं। नंबर वन, थ्राइव जोन। ठीक है, थ्राइव जोन का क्या मतलब है कि आप किस चीज़ को सीख कर रहे हैं या कोई कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, या आपकी पर्सनैलिटी में अगर ये वाला ट्रेट मौजूद है तो फिर आप इस चीज़ को थ्राइव ऑन कर सकते हैं। दूसरा है कैन एक्सेप्ट। ठीक है, अगर आपके अंदर इतनी पेशेंस है कि आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर सकते हैं तो फिर आप इस मॉडल के अंदर फॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप करियर के किस लेवल पर हैं, करियर के किस स्टेज पर हैं। ठीक है, तब आपको कौन सी बेसिकली कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको जॉब सीख करनी चाहिए। और चौथी जो चीज़ है वो किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आपके अपने पर्सनल, जब आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं तो ये एक किस्म का फ्रेमवर्क है कि आपको ये चीज़ें
खुद सोच के, खुद देख के तो आप इनके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, ओनर ड्रिवन कंपनी के अंदर जो थ्राइव ऑन है वो क्या है कि हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड इन्वायरमेंट होता है। अगेन, ओनर ड्रिवन का मतलब ये जेंसन होंग जैसा अगर ओनर है तो वो हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड का सिस्टम होगा, वहां पे इन्वायरमेंट होगा। ठीक है। अदरवाइज अगर जेसन जेंसन होंग जैसा नहीं है तो फिर आप भाई जी पार बैक बना लो, जो मर्जी जितना मर्जी अच्छा फ्रेमवर्क बना लो, करियर आर्किटेक्चर ले आओ, योर एफर्ट्स विल नॉट बी रिकग्नाइज्ड। ठीक है। अच्छा। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द कंपनी डायरेक्शन। आप ये थ्राइव ऑन, ठीक है, अगर आपका अच्छा ओनर है तो आप डायरेक्ट इम्पैक्ट डाल सकते हैं कंपनी की डायरेक्शन पर। सही है। अच्छा, फास्ट पेस डायनामिक इन्वायरमेंट होगा काम करने का। ठीक है। और लर्निंग फ्रॉम द विजनरी लीडर्स। ठीक है, अगर आपकी लक अच्छी है, आपको विजनरी लीडर मिल गया है तो आप उसे लर्न कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आते हैं थ्राइव जोन में, ओनर ड्रिवन कंपनीज के लिए। ठीक होगी बात। कैन एक्सेप्ट क्या है कि लोअर जॉब सिक्योरिटी होती है, लेकिन अगर आपकी बहुत ही मतलब पैक हुई हुई है, आपको जॉब चाहिए चाहिए, तो आप एक्सेप्ट कर लें फिर ओनर ड्रिवन कंपनी की, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है, आपके जिस्म की दर्दें बहुत ज्यादा हो गई, आप पे किसी किस्म का पेन किलर काम नहीं कर रहे, तो फिर आप चले जाएं, छलांग मार नहीं, दें। वो अक्सर अक्सर वो अरेंज मैरेजेस में ना बेगम पूछती होती है ना कि आपने मेरे से ही शादी क्यों की? तो वो आगे से जवाब आता है कोई और मान नहीं मिली रही थी नहीं। तो इस वजह से कर रही थी। एग्जैक्टली। ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग से अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो देन यू कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है। आपकी एक्सेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपको इनफॉर्मल प्रोसेस में काम करने में कोई इशू नहीं होता, ठीक है, और अगर आपकी रैपिड प्रायोरिटी चेंजेस नहीं हो रही, या इस चीज को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, रैपिड प्रायोरिटी चेंजेस को, अगर ओनर ने आज रात को कोई बात कर दी, अगले दिन जनाब कोई दूसरी बात कर दी, तो प्रायोरिटी चेंज होगी। ठीक है। आपने आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, एकदम से प्रायोरिटी चेंज होगी, नाउ यू नीड टू शिफ्ट योर अटेंशन, शिफ्ट योर फोकस, सारा कुछ आपको दोबारा से रीइवैल्यूएट करना पड़ता है, रीस्ट्रक्चर करना पड़ता है, रीराइट करना पड़ता है, दिमाग को दोबारा हिला के लाना पड़ता है। अगर इन चीजों से आप खुश हैं तो दिस कैन बी एक्सेप्टेबल। सर इस वो ना एक मूवी है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। हाँ हाँ, नहीं, देखिए जी। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी नहीं है। यार वो मूवी है, एनिमेशन मूवी है, राइज़ ऑफ द गार्डियन, सही है? उसमें ना वो क्या होता है कि जो सांता क्लॉज होता है ना, उसका जो उसने एक बंदा रखा होता है, उसको ना वो कहता है कि रोबोट्स को ना पेंट कर दो। तो वो हम्म। ना रोबोट्स को रेड पेंट कर देता है। वो अच्छा। अगले दिन दोबारा आता है, कहता है सारे उसने रेड पेंट किए होते हैं, वो आगे से कहता है अब रेड नहीं करना है, अब इसको ब्लू करना है। वो हम्म। कसम से ना वो जिब्रिश में इतनी इतनी लंबी गाली उसको देता है। अगर आप एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ठीक है। अच्छा, जो ये देखना है कि ओनर ड्रिवन कंपनी में ना आप करियर की किस स्टेज पे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अर्लियर कैरियर में हैं, मिड लेवल कैरियर में हैं, ठीक है, या आप एंटरप्रेन्योरशिप सीखना चाहते हैं, तो तब भी एक अच्छा विजनरी किस्म का लीडर जो है या ओनर आपके लिए इंस्पिरेशन हो सकता है, जो कि आगे चल के आप अपनी अपनी कंपनी भी ओपन कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है। या अर्ली ज्वाइनर्स जो होते हैं वो इक्विटी में भी हिस्सा ले सकते हैं। तो अगर आप ये चीजें देख रहे हैं तो अ, इसके अंदर और ऊपर वाली चीजें भी आपको अगर फैसिलिटेट करती हैं तो फिर आप ओनर ड्रिवन कंपनी में जा सकते हैं। आखिरी जो है बात, वो अवॉइड इफ, यानी कि आपने अवॉइड क्या करना है। अवॉइड ये करना है कि अगर आपको स्ट्रक्चर करियर डेवलपमेंट चाहिए तो फिर आप अवॉइड करें। ठीक है। अगर आपकी प्रायोरिटी है कि वर्क लाइफ बैलेंस आपको मिले, फिर आप अवॉइड करें ओनर ड्रिवन कंपनी को। ठीक है। और अगर आप डेफिनेटली सेठ कल्चर से आपका बैड एक्सपीरियंसेस है तो फिर आप अवॉइड करें। ठीक है। सही बात है, आपको वो कोर वर्किंग आवर्स वाला जो है ना वो सलूका लॉलीपॉप दे लॉलीपॉप दे के आपको जो है वो 24/7 जो है विजिबल कर लेते हैं। अवेलेबल अवेलेबल कर देते हैं। बिल्कुल। और अच्छा अगर आप ईमान भाई, एक चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा था मेरे से मिस हो गई, इससे पहले कि आप आगे बढ़ें कंपैरेटिव एनालिसिस में। हम्म। क्या आप ये बता सकते हैं कि ये जो तीनों टाइप्स हैं, ऑर्गेनाइज़ेशन टाइप्स हैं, इसमें जो फेलियर के चांसेस हैं, वो किसमें ज़्यादा हैं, किसमें कम है, किसमें मॉडरेट हैं? ये लाइक ये इनमें से कौन-सा जो वे ऑफ वर्क है वो
वो कौन-सा यार खतरनाक, कौन-सा नहीं है? जो मोस्ट टेस्टेड है ना, 92% जो अभी मैंने बताया था, वो तो कॉर्पोरेट सेक्टर प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनीज ही हैं। जब हर चीज स्ट्रक्चर्ड होती है, हर चीज वेल डिफाइंड होती है, उनमें फेलियर के चांसेस बहुत कम है। ठीक है। ओनर ड्रिवन पर्सन में तो फेलियर के चांसेस जो है, समझ लो 90% कह लो, 80 to 90% है। 10% एक्सेप्शन केसेस होते हैं, यही जेंसन होंग हो गया, सैम अल्टमैन हो गया, ये ओपन एआई के जो है। ठीक है, ये भी ओनर ड्रिवन है। तो अकेला बंदा कहाँ से कहाँ ले गया कंपनी को, तो वही बात है कि लेकिन ये एक्सेप्शंस हैं। ठीक है, स्टीव जॉब्स था, वो भी एक्सेप्शनल केस था। सही है, एक्सेप्शंस आते हैं, लेकिन स्टिल इसके अंदर चांसेस ज्यादा होते हैं। टीम ड्रिवन कंपनीज में भी फेलियर के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर जो है ना, ब्यूरो उसके अंदर वो आपकी ना कोहेसिवनेस आ जाती है, कपलिंग आ जाती है, डिपेंडेंसीज भी क्रिएट हो जा कर लेती हैं टीम्स जो होती हैं आपकी। तो आप बेसिकली जब डिपेंडेंसीज क्रिएट हो जाती हैं, तो वो फिर ब्लैकमेल करती हैं आपके स्टेक होल्डर्स को, आपके इन्वेस्टर्स को। ठीक है। तो जो जो फायदेमंद रहता है वो एक तो प्रोसेस या कॉर्पोरेट सेक्टर है, या फिर ये है कि दूसरी तरफ जो अगर आप देखें तो आपकी जो है ना हाइब्रिड अप्रोच होती है, जो मैं बात कर रहा था पहले। तो कि अब जो एस.एन.पी ग्लोबल थी ना, कि हाइब्रिड थी, इसके अंदर बेसिकली था तो कॉर्पोरेट सेक्टर, लेकिन जो सेफ एजाइल था उसमें टीम्स बनी हुई थी, हर प्रोजेक्ट की अपनी टीम्स होती थी। ठीक है, और वही टीम्स जो होती थी वो डिलीवर कर रही होती थी, और वो फिर ब्रॉडर लेवल पे, लार्ज लेवल पे जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर रही होती थी। तो हाइब्रिड अप्रोच जो है ना, वो एक बेस्ट होती है। मतलब आइडियल, जिसे आप आइडियलिज्म की बात करते हैं, आइडियल बात करते हैं, तो वो हाइब्रिड अप्रोच होती है ना। माशाल्लाह। अच्छा, तो जो अगली जो है वो ये है कि आप प्रोसेस ओरिएंटेड कंपनी आप कब चूज करेंगे एज अ जॉब सीकर। ठीक है। अगेन वही है कि जब थ्राइव जोन है, वो क्या है कि जब क्लियर एक्सपेक्टेशंस एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, प्रिडिक्टेबल वर्क एनवायरनमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स, ठीक है, और लार्ज स्केल इम्पैक्ट, ये चीजें अगर आपकी प्रायोरिटीज में है तो आप इसमें जाएं, प्रोसेस ओरिएंटेड में। ठीक है। अगर आपको ऑफिस पॉलिटिक्स कैन एक्सेप्ट किया है, अगर आप ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको प्रॉब्लम नहीं होती, नो वरीज, आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक पॉलिटिक्स हो गई आपकी, स्लो इनोवेशन से भी आपका नहीं है, अगर आप बिल्कुल चिल प्रोग्राम, ठंड प्रोग्राम, मीठे चोल, ठीक है ना, अंत मोल ते मिठे चोल। एंड ठंड माहौल मीठे चोल, वो रखना चाहते हैं, तो आप प्रोसेस ओरिएंटेड में चले जाए। कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं तो नो वरीज, ठीक है, आप प्रोसेस ओरिएंटेड में ज्वाइन कर लें। और अगर थोड़ी बहुत पोटेंशियल है माइक्रो मैनेज की, कोई बात नहीं, आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक होगी जी बात। खैर अच्छा। उसमें मेरे ख्याल से माइक्रो मैनेजमेंट को मिटिगेट भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। एग्जैक्टली, यस, जैसे लाइक मैंने वो बताया ना वो कि वो हाँ, प्रोसेस ओरिएंटेड होने की वजह से जो है ना, वो किसी भी टाइम पे लाइक देयर आर वेज कि जहाँ पे आप उसको माइक्रो मैनेजमेंट को जो है मिटिगेट कर सकते हैं, और मिटिगेट फिर कर, उसके बाद जो है ना, आप उसको एक बहुत बड़ा इशू बना सकते हैं, और वो सुनाई भी देगा। अब जिस तरह हम अभी मज़ाक कर हाँ रहे थे कि आप उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आएँ अपनी परफॉर्मेंसेज़ और हर चीज़ को, तो वो आपको इम्पैक्ट देंगी। तो हाँ, तो वो जारी बात है, वो क्योंकि प्रोसेस है ना, तो प्रोसेस जो होता है उसकी वजह से आप हो जाता है। अच्छा, आप करियर के किस स्टेज पे हैं, तो मिड लेवल करियर, या आपने अगर आपकी स्टेबिलिटी को प्रायोरिटाइज आपने कर लिया है कि आप लॉन्ग टर्म स्टेबल एनवायरनमेंट में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। हुँ, और ऐसे जो पेरेंट्स हैं, जो कि जिनको बेनिफिट्स रिक्वायर्ड हैं, तो वो भी कॉर्पोरेट सेक्टर को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और लेट करियर सीकिंग सिक्योरिटी, मतलब अगर आप अपने करियर के लेट हिस्से में और आप सिक्योरिटी सीख रहे हैं कि यार बस बहुत होगी, बड़ी काम कर लिए, आप बस मैं चैलेंज नहीं ले सकता, ये नहीं कर सकता, तो फिर आप कॉर्पोरेट को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर आपका कोई वीज़ा इमिग्रेशन की की रिक्वायरमेंट है, स्टेबिलिटी, तो उसके लिए भी आपको ये कर सकते, अगर आपने का प्लान है कि आपने 5 साल बाद इमिग्रेशन लेनी है किसी मुल्क, तो वो फिर वहाँ पे स्टेबिलिटी आपकी देखी जाती है कि इस बंदे ने कितने अरसे किस किस कंपनी में स्टे किया है, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर अवॉइड जो है वो क्या है कि अवॉइडेंस आप क्यों करेंगे, कि अगर आपको ज़्यादा मीटिंग से, ज़्यादा पेपर वर्क से आप हेट करते हैं, तो फिर आप अवॉइड करें। अगर आप हाई ऑटोनॉमी चाहते हैं, तो फिर आप अवॉइड करें। ठीक है जी। अगर आप रैपिड एडवांसमेंट नहीं चाहते, आप चाहते हैं रैपिड एडवांसमेंट हो, लेकिन यहाँ पे तो स्लो एडवांसमेंट होती है, तो फिर आप अवॉइड करें। और अगर आप इजीली फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं ब्यूरोक्रेसी से, पॉलिटिक्स से, तो फिर आप अवॉइड करें।
पाकिस्तान ठीक में है तो जी। पॉलिटिक्स हर जगह ही है ऑलमोस्ट। हाँ, वही बात है। छोटी-छोटी कंपनीज़ के अंदर भी पॉलिटिक्स हुई होती है तो। टीम ड्रिवन कंपनी की जी थ्राइव ऑन क्या है कि अगर आप सेल्फ मैनेज्ड हैं, सेल्फ स्ट्रक्चर्ड हैं, सेल्फ डायरेक्शन और ऑटोनॉमी है आपके पास, फिर आप ये कंपनी ज्वाइन करें। ठीक है? अगर आप कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग के दिलदादा हैं, तो फिर आप ये कंपनी ज्वाइन करें। अगर आप मल्टीपल साइमल्टेनियस रोल्स में काम करते हुए आपको प्रॉब्लम नहीं होती, तो फिर आप वियरिंग मल्टीपल हैट्स में आपको इशू नहीं है, तो फिर आप ये कंपनी ज्वाइन करें। अगर आपकी इनोवेशन और एक्सपेरिमेंट्स करने का दिल करता है, तो आप फिर टीम ड्रिवन कंपनीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सेप्टेंस क्या है जी? कैन एक्सेप्ट। एम्बिगुअस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कोई बात नहीं। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता तो गो फॉर टीम ड्रिवन कंपनीज। ठीक है? फ्रीक्वेंट गवर्नेंस मीटिंग से आपको इशू नहीं होता। सेल्फ मैनेज चैलेंजेस आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। लिमिटेड मैनेजमेंट या करियर ट्रैक है तो कोई बात नहीं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? और ये वही वाली बात है, अर्ली करियर्स के अंदर जो लोग होंगे ना, तो वो करियर स्टेज जो है उसकी बात करें तो अर्ली करियर के अंदर लोग जो है वो ही एक्सपेरिमेंट यहाँ पे ज्वाइन करें तो उनके ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक ही दफा फुल स्टैक में आके काम करेंगे, मल्टीपल वेयर हैट्स होके, तो उनकी तरबियत अच्छी हो जाएगी, वो फिर किसी भी जगह पे जाके किसी भी रोल में एडजस्ट हो सकते हैं। सही बात। ठीक है ना? तो लेकिन इसमें अवॉइड जो जो करना है वो बेसिकली अवॉइडेंस क्या है? वो फिर वही वाली बात है कि आप अगर क्लियर डायरेक्शंस चाहते हैं कि आपको क्लियर डायरेक्शन मिले, तो फिर आप अवॉइड करें, क्योंकि यहाँ पे क्लियर डायरेक्शन नहीं होंगी। ठीक है? और अगर आप स्पेशलाइज रोल चाहते हैं कि यार मैं तो सिर्फ डेवलपर ही रहना चाहता हूँ, सारी जिंदगी डेवलपर रहना चाहता हूँ, फिर ये कंपनीज आपके लिए नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि ट्रेडिशनल एडवांसमेंट आपके करियर में है, जूनियर, सीनियर, लीड, मैनेजर एंड ऑल दैट, तो फिर आप इस कंपनीज में आप नहीं सस्टेन कर सकेंगे। तो ये है जी हमारा तीनों कंपनीज का एनालिसिस। जी अली। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ईमान भाई मुझे ये तो बताएँ कि इस टॉपिक का शान नज़ूल क्या था? यार इस टॉपिक के शान हुजूर क्या था, मैं अपना जो है वो निकालना चाह रहा था भड़ास। ये अच्छा कि तुमने एंड में सवाल पूछा है, क्योंकि सवाल तक पहुंचने के लिए पूरी एपिसोड देखनी पड़े। सर वो यही बात है ना, देखें हमने ये चैनल सिर्फ़ जो है ना एजुकेशन के लिए नहीं बनाया, हमने ये चैनल जो है कैथार्सिस के लिए भी बनाया हुआ है। एग्जैक्टली। तो यस। वो एक तो हमारा मिशन है कि हमने एंटरप्रेन्योर्स पैदा करने हैं, दूसरा हमारा मिशन है कि हमने लोगों की मेंटल हेल्थ भी ठीक करनी है, उसके लिए आपको कैथार्सिस करना पड़ेगा। अब देखें ईमान भाई ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल ली है, टॉपिक निकाल के, ईमान भाई ने जो है ना उसमें उन्होंने अब मुझे तो अब जिन लोगों को पता है उनको पता है कि ईमान भाई ने क्या किया, क्या नहीं किया। तो ख़ैर वो जो है वो है और इसके साथ जो है बेसिकली आज ना ईमान भाई थोड़ा-सा जॉब की तरफ चले गए थे क्योंकि ईमान भाई ज़रा सेंटिमेंटल हुए हुए हैं जॉब को लेके। तो इस वजह से है लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इस जो हमारा ये वाला पॉडकास्ट है इससे जो आपने लाइक हम अगर आपकी कुछ इसमें हेल्प कर सकें इन टर्म्स ऑफ नॉलेज शेयरिंग और सारा कुछ, तो अगर आपको लगता है कि हमने कुछ वैल्यू ऐड की है, तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी हम छोटे-छोटे जो है ना अपनी वीडियोज़ के वो भी अपलोड कर रहे हैं, तो वो भी प्लीज़ आप शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक जो है ना मज़ीद अच्छी-अच्छी जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचे। हम अभी मुख्तलिफ़ चीज़ों को ट्राई कर रहे हैं, तो होपफुली आगे जाके मज़ीद जो है हम इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग करें अपने च इसके फ़ॉर्मेट को एपिसोड्स के। तो क्योंकि ईमान भाई का ये वतीरा है कि वो जब पढ़ा रहे होते हैं तो वो सुला रहे होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम इसको मज़ीद स्पाइस अप करें। इसके अलावा प्लीज़ अपना फ़ीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और सीखते रहें, सवाल पूछते रहें क्योंकि इसी के अंदर जो है वो जो तरक्की है उसका अ, तरक्की का जो राज़ है वो पिन्हा है, वो छुपा हुआ है। तो सवाल करने से आपने नहीं डरना।
इसके साथ हमें इजाज़त दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, बाय।